क्या आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूं? तो हम लोग 2023 के अपकमिंग एग्जाम के लिए सभी एग्जाम्स के गवर्नमेंट एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें दो सेक्शन होते हैं मैथमेटिक्स और एडवांस। एडवांस में का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे लेंदी और सबसे बड़ा टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मैं आपसे क्लियर कहना चाहता हूं कि पूरे मैथमेटिक्स में लगभग 25 चैप्टर हैं। उन 25 चैप्टर में सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो चैप्टर है वो ज्योमेट्री है अभी तक एसएससी के एग्जाम्स में। जो कि डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं सीरियस की बात है वगैरह की, वो बिना ज्योमेट्री मेंसुरेशन के एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। आप कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, इसका ज्योमेट्री मेंसुरेशन मजबूत है मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको एसएससी के एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है भाई, चलिए हम प्री की बात करें तो 25 क्वेश्चन होते हैं। तो 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट ज्योमेट्री से होते हैं। बाद चैप्टर में इसको से लेकर तक पढ़ेंगे। ठीक, किसी को कोई परेशानी पेशेंस ना रखिएगा मेरे दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए। होता है कि बच्चों में पेशेंस है ही बिल्कुल भी। 10 12 क्लास खत्म हो रहा है नहीं, 40-50 क्लास कम होंगी इसकी, 40-50 क्लास आपको बैठे रहना। बच्चों का जो मनोबल है 15 क्लास के बाद ही टूट जाता है, इसलिए आगे बच्चे गायब हो जाते हैं। जो एंड तक रहता है वही सीखता है, उसी की नौकरी लगती है। आप लोगों को पता है कि आप सीबीएसई बोर्ड से यूपी बोर्ड से 9th क्लास में जो है ज्योमेट्री आपके सिलेबस में होती है 9वीं क्लास में। तो 9वीं क्लास में आप सारी ज्योमेट्री पढ़ते हो, वो सारा सारा सिलेबस एसएससी में है, ए टू जेड डिट्टो आपको सारा सिलेबस पढ़ना है। तो जो सिलेबस आप 9वीं क्लास में 1 साल में पढ़ते थे, 1 साल में आप समझ लो, लगभग 300 दिन स्कूल खुलते 300 दिन पढ़ते थे, वो आज आपको 30 क्लास में पढ़ना है। बात समझ में आई? तो जिस बच्चे ने अपने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, अभी नजर से पास नहीं हुआ, मेहनत से पढ़ाई की, अच्छे नंबर आ, उसको कहीं ना कहीं फायदा होगा। और जो बच्चा ऐसे काम चला हुआ है, बचपन में धारा कुछ नहीं किया, बस मौज लिया, पास हो गया, सरकारी के पास टीटी कहीं से, उसको थोड़ी बहुत परेशानी होगी। तो जो जिस बच्चे ने बचपन में ज्यादा पढ़ाई करी होती है, उसको सीधी सी बात मैं कहता हूं, हां उसको फायदा मिलता रहेगा, उसको मिलना चाहिए। ठीक है दोस्त, 9वीं क्लास का जो सारा सिलेबस आपको पढ़ना है, बस पढ़ाई के बाद 300 दिन थे, आज 30 दिन है, तो थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा। सिलेबस अभी भी पढ़ा है, अब बाकी टेस्ट की करना पड़ता है, कंसेप्ट पता है, उसको 1 2 साल कराया, मेरा काम करना है, ऐसे समझ जाओ। अगर आप प्रीवियस की बुक देखोगे ना, आपके पास प्रीवियस की किताब होगी, अगर कोई बेसिक बताऊंगा, तो प्रीवियस की किताब में ज्योमेट्री का पोर्शन है वो देखना। मैं आपको दिखाता हूं, 1 सेकंड होल्ड करो। देखिए ये हमारी बुक है एसएससी में, आपको दिखाई दे रहा है ना 8000 टीसीएस एमसीक्यू, जिसमें ना मैंने टीसीएस के, सीजीएल के, सीएसएल के, सीपीयू के, एमपीएस के, सिलेक्शन पोस्ट के, सीएसएल के हर एग्जाम के मींस के 8 बेस्ट क्वेश्चन कंपाइल कर दिए हैं। अभी बुक आप देखो कितनी मोटी बुक है भाई, कहां क्वेश्चन कितनी मोटी होगी, मैं इसको तैयारी करते और इसमें ऐसा नहीं कि इसमें एक टाइप के बहुत सारे, एक टाइप के 2 ही क्वेश्चन है। अब ज्योमेट्री का अगर देखो तो 928 पेज से है, यहां 928 पेज से ज्योमेट्री है। यहां से आपका यहां से आपका ज्योमेट्री शुरू हो गया। अब ठीक है, अब देखते हैं ज्योमेट्री कहां तक जा रहा है। यहां पर आप देख पा रहे हैं इस पूरी किताब में से इतना पोर्शन केवल एक सिंगल चैप्टर का है, इतना पोर्शन आप समझ पा रहे हैं, इतनी मोटी किताब में से इतना पोर्शन केवल एक सिंगल चैप्टर का है। आप समझ पा रहे हैं कितना महत्वपूर्ण, कितना लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा टॉपिक है। ठीक है ना, अंत तक पढ़िएगा, बने रहिएगा, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये कोई परसेंटेज रेशियो नहीं है, छोटा सा एवरेज नहीं, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, लंबा चलेगा, हमारी लाइफ लंबी है। संदीप कह रहे हैं टीसीएस मतलब टीसीएस, मैं आपको बता देना चाहता हूं, टीसीएस टाटा कंसल्टिंग सर्विस, टाटा आप जानते हो, बड़ी इंडस्ट्री से उनकी कंपनी है, जो भारत सरकार, केंद्र सरकार ने संस्थाएं बना रखी है पेपर दिलवाने के लिए। जैसे बैंकिंग के लिए आईपीएस बना हुआ है, उसके लिए आईएएस बनाने के लिए यूपीएससी बना हुआ है, ग्रुप बी ऑफिसर बनाने के लिए एसएससी बना हुआ है, रेलवे एग्जाम बनाने के लिए रेलवे बोर्ड बना हुआ है। तो ये वाला संस्थाएं जो एग्जाम कराती हैं, अब सरकार के पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकारी लैब्स हैं कि वो पेपर करवा पाएं, तो ये संस्थाएं प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे देती हैं। तो टीसीएस किसी टाइप से प्राइवेट कंपनी है, तो एसएससी कहता है भाई हमको ये 35 लाख बच्चे हैं, हमको पेपर कराना है, आप इनका पेपर सेट करिए, आप अपनी लैब्स करिए, आपके कंप्यूटर में सब होगा, पैसा आपको सरकार पे कर देगी। समझ में आया? तो टीसीएस वो कंपनी है जो जिसने एसएससी ने उसको ठेका दे रखा है एग्जाम करवाने का। लेकिन बात ये है कि रतन टाटा पे सबको पहले बहुत छोटी कंपनी थी, धांधली होती थी, लीक हो जाते थे। लेकिन जब से टीसीएस आई है, लीक वाला सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया, 1-2% मार्जिनल एरर है। ठीक, तो लेकिन जितने भी एग्जाम होते हैं ज्यादातर सभी एग्जाम को आप 30 कंडक्ट करवाते हैं, अब एक आध नहीं करवाई तो 1 साल को करवाने लगेगी। तो आप समझिए ऑनलाइन सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है, उसमें किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं है, पूर्ण रूप से कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता, इस देश की लेकिन फिर पहले की तुलना में काफी ज्यादा बेटर है। तो टीसीएस 2018 से पेपर करवाने लगी है और उसके एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट करते हैं। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं कि आप अपना दिमाग खाली करके बैठो, आपको अपना दिमाग लगाए रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। अब ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें आपके सामने एक बार दिखा देता हूं। देखिए दोस्त, पहली बात तो ज्योमेट्री में टोटल आपको 15 सीट सॉल्व कराऊंगा, 15 सीट्स 15 सीट्स आएंगी। ठीक है, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात करेक्ट है। तो इन 15 सीट पे ज्योमेट्री के 500 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 500 प्लस क्वेश्चन होंगे। बिना 500 सवाल किए या करवाए बिना ज्योमेट्री सीखा ही नहीं जा सकता, और कहीं से ऐसा हो रहा है तो आपने आधी अधूरी जानकारी पढ़ी है, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 500 प्लस क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूंगा। और ज्योमेट्री में आपके सिलेबस में है क्या क्या देख लीजिएगा, इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है ना दोस्तों, उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मेरे प्यारे लाइन एंड एंगल, रेखा एवं कोण, यहां से शुरू करने वाले हैं। लाइन एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण, 2 नंबर इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स की इनइक्वालिटी, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। ठीक, तीसरा क्या मेरे प्यारे, साइन रूल एंड कोसाइन रूल, ये सही है, आप बोलोगे तीसरा बिल्कुल सही, साइन रूल कोसाइन रूल पे सवाल कर लेंगे। चौथा है एमपीजी, मास पॉइंट ज्योमेट्री, सीवन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की सीवन, मास पॉइंट ज्योमेट्री, ट्रायंगल की सीवन। छठा, ठीक है, अभी तक ये इसमें से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, ये वाली चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, कौन नंबर 6 सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता, फेस फॉर्म, इतने बच्चों को याद है कि उन्होंने 9वीं क्लास में फेस फॉर्म पढ़ी थी, फेस फॉर्म याद है? फेस फॉर्म, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, फेस फॉर्म, ठीक है ना, मिड पॉइंट फॉर्म, मध्य बिंदु पे, मिड पॉइंट फॉर्म, मध्य बिंदु पे, हिंदी में बोलो, चिंता ना करें, अब ये उम्मीद करें कि हर चीज को हिंदी में लिख दूं, वैसा पॉसिबल नहीं है। रुक जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन सिमिलरिटी, सिमिलरिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेंगे। उसके बाद सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के केंद्र, कौन नंबर 8, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के केंद्र मेरे प्यारे भाई। अब 4 केंद्र हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, इन सेंटर सबसे पहले इन सेंटर अंतर केंद्र होगा, दूसरा मेरे प्यारे सर्कम सेंटर, जिसको परिकेंद्र बोलते हैं, हिंदी में वो होगा। तो तीसरा आपको पढ़ना है ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, ये होगा। और आखिर में सेंट्रॉइड केंद्र हम बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड केंद्र, ये चारों सेंटर त्रिभुज के हैं, आपको पढ़ने हैं। ठीक, आप बोलोगे जी एक और सेंटर होता है एक्सो सेंटर, लेकिन ये भी सिलेबस में है, लेकिन साथ साथ एक ही सवाल आया है बस, एक्सो सेंटर, हिंदी में हम लोग इसको बाह्य केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसका आपको ज्यादा प्रश्न नहीं देना, छोटी सी बात है, मैं आपको समझाऊंगा बाह्य केंद्र। इसके बाद कौन नंबर क्या है, अब आपको ट्रायंगल को ध्यान रख के पढ़ना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, ये आपको पढ़ना है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद मेरे प्यारे भाई राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे महत्वपूर्ण वाला ट्रायंगल, सबसे ज्यादा सवाल इससे पूछा जाता है, कौन नंबर 12 राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में हम लोग इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज। इसके बाद हम पॉलिटल पे आ जाते हैं मेरे दोस्तों, पॉलिटल चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल, आयत, हमको पढ़ना है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, समांतर चतुर्भुज और आयत, हमको पढ़ना है रोम्बस और स्क्वायर, समचतुर्भुज और वर्ग हमको पढ़ना है, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज हमको पढ़ना है। कुछ बच्चे कहते हैं काइट भी है, ये भी है, और आपका पॉलिटल होता है वो नहीं पढ़ना है, जो आपके यहाँ पे सिलेबस में केवल वही पढ़ेंगे, बाकी हमको ध्यान नहीं करना है। ठीक है ना, चलिए आगे चलें। उसके बाद पूरी ज्योमेट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सर्कल। सबसे ज्यादा जो पूरी ज्योमेट्री सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं बच्चों सर्कल से, वर्ग से। आप बोलोगे हां जी सर, आप कहोगे सर्कल को सबसे पहले करवा देना इंपॉर्टेंट है, जब तक आप पूरा गणित नहीं, पूरा ज्योमेट्री नहीं पढ़ोगे, ट्रायंगल वगैरह, ट्रायंगल तब तक सर्कल नहीं सीख पाओगे। तो आखिरी की जो 2 शीट है टोटल 15 शीट होंगी, आखिरी की 2 शीट होंगी सर्कल की होंगी। सर्कल का एक सवाल पेपर में फिक्स है, कभी-कभी 2 भी आ जाते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो सर्कल में आपको कौन कौन से सवाल पढ़ने हैं, सर्कल में आपको एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, कौन वाले जो सवाल बनते हैं वो पढ़ने हैं। सर्कल में आपको सीकेंट लाइन, छेदक रेखा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं, और जीवा से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं, टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको समझने हैं। सारा क्वेश्चन सर्कल का है। तो आप देख पाएंगे टोटल 9 क्लास का कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, ज्योमेट्री में हम ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन सीख लेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन ही इतने ज्यादा इतने अच्छे आए हुए हैं कि आपको नए सवाल करवाने का समय बचेगा ही नहीं। ज्योमेट्री में बहुत सारे कांसेप्ट हैं, बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। 16 नंबर और क्वेश्चन इंसर्ट ट्रायंगल है, सर्कल आएगा यहाँ पे, अब सर्कल कीजिए। ठीक, मुझे लगता है ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, चलो। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम में कितने सवाल आते हैं, जो आपका सीजीएल का पेपर होता है, सीजीएल का पेपर होता है मेरे प्यारे, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। भाई जो बच्चा ग्रेजुएट हो सारा सीजीएल भी सीजीएल भेजेगा, सीजीएल का पेपर 50 में से 4 से 6 क्वेश्चन होते हैं। सीजीएल मींस मेरे दोस्तों अभी 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 में से 11 से 15 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री होते हैं। अभी मींस गणित के क्वेश्चन 30 कर दिए, तो 30 में से 3 से 4 क्वेश्चन, अभी जो है प्रेजेंट में 30 क्वेश्चन है मींस में, उसमें 30 में से 4 सवाल आपके ज्योमेट्री के होंगे। सीरियस डिफेंस एग्जाम को 25 30 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री के होते हैं। काफी ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बहुत ही सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, लाइन एंड एंगल, रेखा एवं कोण। शुरू करें प्यारे भाई, आज की कहानी एकदम लाइव है दोस्तों। ये धीरज कह रहे हैं यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं होगा क्या सर? धीरज बेटा धीरज, मैं आपको इतना ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा कि चाहे आप चपरासी का यूपीएससी पेपर ज्योमेट्री करो, चाहे यूपीएससी का ज्योमेट्री करो, सब हो जाएगा। आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आप हाथ जोड़ के कहोगे सर नहीं बस आप छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। ठीक है, मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं कि आप अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत करोगे, फॉर्मूला याद करने में, सवाल को रिसर्च करने में, सारी रिसर्च नहीं करूंगा। देखो होता क्या है कि टीचर जो है बहुत सारे ऊपर ऊपर से मोटा मोटा पढ़ा के सवाल करवा दिए, बच्चे को जिम्मेदारी छोड़ याद करना। बच्चे को रहेगा रिसर्च वाला काम, अलग अलग एग्जाम के सवाल की पीडीएफ डाउनलोड करो, उसमें से क्वेश्चन छांटो,
कौन सा क्वेश्चन लेटेस्ट आ रहा है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा बार पूछा जा रहा है, उसको छांटो, उससे बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है। YouTube पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, बच्चे YouTube से क्यों पढ़ रहे हैं, ज्यादा जो है वो एप्लीकेशन से क्यों जुड़ रहे हैं, YouTube पे रिसर्च वाला काम बहुत ज्यादा है। 10 वीडियो पढ़ लो, 10 वीडियो में सर्च करना होगा कि असली का काम कौन सा क्या पढ़ना है। तो रिसर्च वाला काम मैं आपको बिल्कुल छोड़ दूं, मुझे आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है, सारा काम मैं करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमारे मैंने आपको 500 सवाल करवा दिए, हमारे 8 क्वेश्चन आपको ले लेंगे, आपको सारी फिजिक्स के 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ज्योमेट्री के 700 सवाल है, 700 सवाल आपने लगा लिए, 500 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ठीक है भाई। अब उसके बाद मॉक टेस्ट लगा लो, बस उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करें मेरे प्यारे भाई, आगे चलते हैं, यहां से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बच्चे साहब सिलेबस करा देंगे, सिलेबस शुरू हुआ नहीं, इनको खत्म होने की पहली परेशानी होने लगी है। ये वही है, ये वही बालक हैं जिनको चंडीगढ़ पहुंचना है, चाहे वो जिंदा समय पहुंचे, समय पहुंचे, उससे कोई लेना देना नहीं, बस इनका पार्टी सही चंडीगढ़ पहुंच जाना चाहिए। बेटा ऐसा नहीं होता, थोड़ा ध्यान से सिलेबस जल्दी होना है, लेट होना केवल स्टूडेंट डिपेंड करता है। मैं आपको समझाऊंगा, आपकी बुद्धि में, आपकी दिमाग की क्षमता है समझने की, तो शुरू करना पड़ेगा, समझ लेगा। आपको समझ आ रहा है, आप जल्दी से जल्दी बढ़ जाएगी, तो स्टूडेंट अच्छा है, स्टूडेंट बढ़िया है, स्टूडेंट करता है सिलेबस होना। पहले सुनो, जब मैं 3 साल पहले एप्लीकेशन पे मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं स्पेशल 8 मेरा पहला बैच था, मैं स्पेशल 8 पे ज्योमेट्री की 32 क्लास हुई थी, 32 क्लास ज्योमेट्री की, डेढ़ घंटे की 32 क्लास। आज वही ज्योमेट्री कराने के लिए मुझे 60 से ज्यादा क्लास लेनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दायरा भी बढ़ता जा रहा है, हर साल नया सवाल आता है, हर साल 10,000 प्रीवियस क्वेश्चन नया पैदा हो जाता है। अभी दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ, सीपीओ का पेपर हुआ, मेरे पास सीजन का पेपर, उसके बाद मेरे पास सीजन का मेंस है, उसके बाद सीजन का पेपर है, एमपीएस का पेपर है, स्टेट एग्जाम है, हर साल 10 क्वेश्चन नया आता है, और उसमें नई वैरायटी भी है, उसको फिर हर क्वेश्चन को ढूंढ के निकालना, सीट्स में डालना, सिलेबस बढ़ता जाता है। जहां लाइन एंगल में पहले हम 15 सवाल करवाते थे पहली शीट में, आज वहीं 27 सवाल करवाने पड़ेंगे, क्यों समझे? 2012-13 में तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर आते थे, तो राकेश सर कितने महीने में बाकी कितने महीने में केवल 60 क्लास में पूरा गणित का सिलेबस निकाल देते थे, केवल 60 क्लास में 2012-13 में, और 60 क्लास में केवल ज्योमेट्री होता है। ये फर्क आया 2012 से 10 सालों में। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे कट बढ़ता जाएगा। तो एग्जाम लेवल तो कट क्यों बढ़ता जा रहा है? ये नहीं कि कट हो रही है, नहीं, स्टूडेंट पढ़ना ज्यादा शुरू कर दिया है, कंटेंट पहले की तुलना में ज्यादा बेटर मिलना शुरू हो गया, फीस सस्ती हो गई है। पहले एसएससी की फीस में अगर पूरी एसएससी की तैयारी करनी थी तो कम से कम 40,000 रुपए लगते थे, आज 3 से 4,000 रुपए में कोई बच्चा घर बैठे पूरी एसएससी की तैयारी करता है, वो अलग बात है, उनको आज नहीं लगती है, तो ज्यादा स्टूडेंट तैयारी करना शुरू हो गया, सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, इस वजह से कट बढ़ती जा रही है, हमारा देश बदल रहा है, ठीक है। शुरू करें, मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आपने 2 टाइम स्लॉट करेंगे, एक में एडवांस मैथमेटिक्स क्लास होगी, एक मैथमेटिक्स क्लास होगी। कुछ समय बाद जब आपका माइंड लेवल मेरे बराबर पहुंच जाएगा, आपके मेरी ट्यूनिंग बैठ जाएगी, मतलब आपको मुझसे प्रेम हो जाएगा, ठीक है दोस्त, धीरे धीरे होगा, तो हम मैथमेटिक्स शुरू करेंगे, 1.5 घंटा एडवांस पीस बनाएंगे। अब मैं दोनों 1.5 घंटे के 2 स्लॉट लगा दूंगा, अभी आपका दिमाग इतना कमजोर है कि वो सीख ही नहीं पाएगा। मुझे पता है कि बच्चे कैसे हैं, मुझे उनको टैकल करना है, पढ़ाना और समझाना बहुत अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अब बेसिक का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि जोड़ना घटाना गुणा भाग क्या है ना, वो आपको आना चाहिए। दशमलव क्या होता है, इधर से कोई चीज उधर जाती है तो कैसे होती है मेरे दोस्त, ये आपको आना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट बिंदु से। अब ये मत कहो सर हम बिल्कुल जो है अली पैदा हुए हैं, समझ के पढ़ाइए, सर हमें कुछ नहीं पता, नंबर गिनती से पढ़ाना शुरू करो, ऐसा नहीं है। आप एक मानसिक आकार नौकरी तैयारी करें तो उसके मिनिमम लेवल है, वो आपको होना चाहिए। चलिए पॉइंट, सबसे पहले समझते हैं मेरे पॉइंट या बिंदु क्या होता है। ज्योमेट्री में सबसे छोटी फिगर है पॉइंट। पॉइंट आप जानते हैं ये पॉइंट है मेरे दोस्तों। पॉइंट का मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी ना लंबाई है ना चौड़ाई है ना मोटाई है, उसको हम कहते हैं पॉइंट। एक ऐसी फिगर मेरे दोस्तों जिसकी ना तो कोई लंबाई है ना चौड़ाई है ना मोटाई है, उसको हम पॉइंट कहते हैं। दिखा इसकी लंबाई का नहीं है, इसकी चौड़ाई नहीं, इसकी मोटाई है, उसको हम पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट एक जीरो डायमेंशन फिगर है, जीरो डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है, डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ग्रेविटी, सब डायमेंशन है मेरे प्यारे। तो पॉइंट में कुछ भी नहीं होता, जीरो डायमेंशन फिगर है। पॉइंट की दूसरी परिभाषा ये है कि पॉइंट एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा वृत्त है जिसकी रेडियस जीरो है। एक ऐसा सर्कल बनाओ जिसकी रेडियस बिल्कुल जीरो हो, उसको मेरे प्यारे पॉइंट कह सकते हैं। पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से नोट करेंगे, ऐसा नहीं कि पॉइंट को ऐसे नोट करेंगे, पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से नोट करेंगे, इंग्लिश के, हिंदी के से नहीं। आगे चलेंगे। उसके बाद मेरे दोस्तों आपको समझना है लाइन क्या होता है, लाइन रेखा। तो लाइन मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मेरे प्यारे भाई ऐसे एक दूसरे से सटा कर दीजिए मेरे दोस्तों, पॉइंट्स के आगे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स रखिए। तो लाइन जो है मेरे प्यारे एक सेट ऑफ पॉइंट है, बहुत सारे बिंदुओं का एक समुच्चय है जिसमें केवल लंबाई लंबाई होती है इन फिक्स डायरेक्शन में। लंबाई बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन है जिसमें केवल लेंथ होती है, जैसे कि आपके सामने दिखाया गया है मेरे प्यारे भाई। ये लाइन है, ये लाइन की डायरेक्शन इधर भी है, उधर भी लाइन का उधर भी बढ़ा सकते हैं, इसमें केवल लंबाई है, इसकी कोई मोटाई, इसकी कोई चौड़ाई, इसकी कोई ऊंचाई नहीं है। मोनो बेसिक का मतलब 200 फीट बोरिंग करके पढ़ाइए। हां ठीक है, आप समझिए, आप लोग ध्यान से समझिए। ये लाइन है, तो लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कोई एंड पॉइंट है। लाइन कहां पे खत्म होगी नहीं पता, लाइन कहां से शुरू होगी नहीं पता। लाइन को डिनोट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि अगर सपोज लाइन के ऊपर 2 पॉइंट आपको पता है, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट मुझे पता है ए और बी, तो मैं इसको कहूंगा लाइन एबी। अगर आपको किसी लाइन पर से 2 पॉइंटों के नाम पता है तो मैं कहूंगा लाइन एबी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर नहीं पता है तो इसको ऐसे कैसे कोई नाम देंगे, जैसे नाम देंगे मेरे प्यारे, हम इसको स्मॉल लेटर, जैसे मैं इसको नाम देंगे लाइन एल या लाइन स्मॉल एम, लाइन स्मॉल एन, लाइन स्मॉल ओ, लाइन को एक स्मॉल लेटर से आप नाम दे सकते हैं। 2 तरीके होते हैं लाइन को डिनोट करने के, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट। मेरे प्यारे ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड क्या होता है? लाइन सेगमेंट कुछ और नहीं है, लाइन का ही टुकड़ा है, जैसे लाइन है, लाइन का तो कुछ पता नहीं कहां पे खत्म होगी, कहां पे शुरू हुई है, कोई पता नहीं, लेकिन इस लाइन का एक टुकड़ा लीजिए मेरे दोस्त, इतना लंबा नहीं टुकड़ा लिया, लाइन सेगमेंट हम इसे बोलते हैं एबी। ये है और ये हो गया लाइन सेगमेंट एबी। बात समझे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो इसकी फिक्स लेंथ होती है, फिक्स लेंथ। अब प्यारे भाई इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से बार-बार लाइन सेगमेंट लिखना बहुत ही बोरिंग काम हो जाता है, पेन खत्म होता है, समय लगता है। तो हम कभी भी ना लाइन सेगमेंट नहीं लिखेंगे, इसको लाइन एबी बोल देंगे। अभी ए से बी तक की लेंथ को लाइन एबी बोलेंगे, बार-बार सेगमेंट शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलिए अगला कांसेप्ट, रे। रे मतलब होता है हिंदी में किरण। अब बताओ बच्चों रेखा क्या मतलब है? बचपन में सभी लोगों ने पढ़ा है। रे का मतलब किरण, क्या मतलब रेखा? करो रे। रे मतलब किरण। किरण आप जानते हैं मेरे दोस्तों, इससे फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है। रे यहां से शुरू होती है मेरे दोस्तों, इससे फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट इससे शुरू हुई, लेकिन कहां पे जाकर खत्म होगी नहीं पता। तो रे जो यूनिडायरेक्शन होता है, एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। रे जो होती है किरण होती है यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में बेसिक होती है, एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। फिक्स एंड पॉइंट लेकिन फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट लेकिन इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है। रे को लिखने का तरीका जैसे ये यहां से पॉइंट ए से शुरू हुई है, तो मेरे दोस्तों यहां पर एक और पॉइंट है बी। रे को लिखने का तरीका होता है एबी, और एबी के ऊपर ऐसे आपको तीर बना देना है। इसी रे को लिखने का तरीका। कभी-कभी ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी रे नहीं है। एबी, ए से बी की तरफ ये देखो हम लोग बढ़ता हुआ तीर बना लिया ना, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एंगल, व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है मेरे प्यारे कौन? दो रेखाओं के बीच झुकाव को हम लोग कौन कहते हैं? दो रेखाओं के बीच झुकाव को हम कौन कहते हैं? इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, जब इसमें मीटिंग हो रही थी कि भाई ये पूरा जो राउंड है कितने डिग्री का एंगल माना जाए, तो इस एंगल को, इस पूरे राउंड को 360 डिग्री माना जाए। क्या माना जाए? 360 डिग्री। अगर आप कहीं एक जगह से चल के वापस वहीं आ जाते तो ये जो पूरा चक्कर है 360 डिग्री का एंगल कहा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ये जो है एबीसी, ये लाइन एबी है, ये लाइन बीसी है, उनके बीच ये वाला जो झुकाव बन रहा है, एबीसी के झुकाव ये बन रहा है मेरे प्यारे भाई, तो इसको कहते हैं एंगल, ठीक है। एंगल को लिखने का तरीका क्या है? एंगल कहां बन रहा है? वर्टेक्स बी पर बन रहा है, तो एंगल एबीसी आप बोलोगे इसका तरीका है। जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है उसको हमेशा बीच में लिखा जाएगा, जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है उसको हमेशा बीच में लिखा जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। बच्चों हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। हिंदी वाले भाई लिखेंगे आंतरिक कोण, ठीक है। ये दो लाइन है प्यारे, ये दो लाइन है, इन दो लाइन के बीच जो झुकाव बना है ये आंतरिक कोण है मेरे प्यारे। जहां इंटीरियर एंगल है बच्चों वहां एक्सटीरियर भी जरूर होगा, जहां इंटीरियर है वहां एक्सटीरियर भी जरूर होगा मेरे प्यारे भाई। अगर मेरे दोस्त लाइन एबी बीसी है, यहां पे सपोज बीसी को आगे बढ़ा देते हो, तो ये है इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी, इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी, शीर्ष बी पर बना आंतरिक कोण। लेकिन मैंने यहां पे लाइन सीबी को आगे बढ़ा दिया, तो ये जो एंगल बना है मेरे प्यारे हम इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी। आंतरिक कोण है बी पर, ये बाह्य कोण है मेरे प्यारे बी पर। वो बात समझे कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर समझे। एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, तो हर कोण का साथ उसका एक्सटीरियर एंगल जरूर होता है, हर कोण के साथ उसका एक्सटीरियर एंगल जरूर होता है। वर्टेक्स का मतलब होता है हिंदी में शीर्ष, ठीक है ना। ये शीर्ष है, पॉइंट, ठीक है ना, शीर्ष।
तो जहां आंतरिक कोण है उससे सटा हुआ कोण एक्सटीरियर एंगल होता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने ये सीबी क्यों पढ़ा है, इस वाले एबी को क्यों पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। आप इसको पढ़ाओगे ना, आप साइड एबी को बढ़ा दोगे मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है ये एंगल बनेगा, है ना, ये एंगल इंटीरियर से सटा हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल ही है वर्टेक्स बी। चाहे आप सीबी को पढ़ा लो चाहे एबी को पढ़ा लो, इच्छा आपकी है। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल एट सीट्स बी। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आपको समझना है मेरे दोस्तों एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर मेरे प्यारे, कोण समद्विभाजक, ठीक है। कोण समद्विभाजक क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर हिंदी में लिख लेंगे कोण समद्विभाजक। एक ऐसी लाइन जैसे मेरे दोस्त ये कौन है, ये कौन है एंगल एओबी, ये कौन है मेरे प्यारे, कितने डिग्री का एग्जांपल है 70 डिग्री का, 70 डिग्री का। एक ऐसी लाइन जो इस एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दे हम उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये लाइन है यहाँ पे उसी एक ऐसी लाइन है जिस एंगल एओबी के दो बराबर टुकड़े कर रही है 35 डिग्री 35 डिग्री, तो इसी लाइन को हम लोग कहते हैं एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक। हिंदी वाले भाई एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी, कोण एओबी का कोण समद्विभाजक। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर एक्सटीरियर कितना एंगल है वो अभी सॉल्व सीखेंगे प्यारे भाई। यहाँ पे हाफ ऑफ लाइन कर दे एंगल को, ये उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। चलिए दोस्तों अब जैसे मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, प्यार से समझिएगा। तो ये एक आपका एंगल है एंगल एओबी, ये जो एंगल है इंटीरियर एंगल है, अब इसको बोलो कैसे कुछ था भी, ठीक है। इसको बोलो कुछ दिखाई देगा आपको, यहाँ देखना ये एंगल है मेरे दोस्तों एओबी, तो ये है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं आंतरिक कोण समद्विभाजक। एक ऐसी लाइन जो एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दे, जैसे यहाँ पे करती है थीटा थीटा। अब जहाँ इंटीरियर एंगल है वहाँ एक्सटीरियर जरूर होगा मेरे प्यारे भाई, ये तो आपका है इंटीरियर एंगल। अब इसको अगर आगे बढ़ाओगे मेरे दोस्तों तो क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल मेरे प्यारे, एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो आप एक्सटीरियर एंगल का भी बाइसेक्टर खींच सकते हैं प्यारे भाई, यानी ऐसी लाइन जो बाह्य कोण के दो बराबर बराबर टुकड़े कर दे, ये भी अल्फा हो जाए, ये भी अल्फा हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बाह्य कोण समद्विभाजक। इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आंतरिक कोण समद्विभाजक। दोनों फर्क समझ में आ गया? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर हमें फर्क समझ में आ गया, आंतरिक कोण समद्विभाजक बाह्य कोण समद्विभाजक में क्या फर्क है, ठीक है। तो भाई आपके सामने एंगल एओबी था, मैंने बी को आगे बढ़ाया बीसी तक, आप बोलोगे जी सर, ठीक है। तो ये जो मेरे दोस्तों एंगल एओसी एक्सटीरियर बना है, हमने इसका बाइसेक्टर खींचा। दीपक कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। दीपक अगर आपको ये बात भी नहीं समझ में आ रही है कि एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दिए तो आधा हो गया, तो आप तुरंत कल से आपके मन में तैयारी करने का ख्याल आया है उसका वही गला घोट दीजिए, उसका बिल्कुल तत्काल हत्या कर दीजिए, गला घोट दीजिए। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ये एंगल 70 है, मैंने इसके दो आधे आधे टुकड़े कर दिए, तो ये जो लाइन खींचेगी हम इसको एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। तो आप प्लीज मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने जीवन के अमूल्य 2-3 आने वाले साल खराब ना करें, आप ये लाइन छोड़ दीजिए। ऐसे कोई नहीं कहता मैं कहता हूँ, ठीक है। समझ आ गया? ठीक है। तो आपको समझना आंतरिक कोण समद्विभाजक बाह्य कोण समद्विभाजक सिंपल से मैंने आपको बताया भाई कि जैसे एग्जांपल के लिए एक एंगल है ना, इसका दो बराबर टुकड़े कर दो, ये जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन बनेगी इसको हम कहते हैं, ये वाली लाइन इसको हम कहते हैं आंतरिक कोण समद्विभाजक। इसको आगे बढ़ाओगे एक्सटीरियर एंगल बना है, एक ऐसी लाइन जिसके दो बराबर टुकड़े कर दे अल्फा हम उसको कहेंगे बाह्य कोण समद्विभाजक। इसमें दिक्कत क्या है यार? तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि पूरा जो राउंड होता है वो 360 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। अभी शुरू में पता नहीं क्या करेंगे। तो अगर इसका आधा मैं कहूंगा तो ये आधा राउंड कितने डिग्री का होगा, तो आप कहोगे आधा राउंड तो बच्चों 180 डिग्री का ही होगा ना, आधा चक्कर। तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ, ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक पूरा जो एंगल है 180 डिग्री का है, आप बोलोगे जी सर ये पूरा एंगल है भाई ये 180 डिग्री का है यहाँ से यहाँ तक, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल है सर। यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो गया, थीटा थीटा 2 थीटा हो गया, तो ये हो गया 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से अल्फा प्लस थीटा कितना आ जाएगा, दो कॉमन ले लेंगे, दो नीचे आएगा, 180 बटे 2 90 डिग्री, यानी कि अल्फा प्लस थीटा कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। सर अगर हाफ में ना बांटे तो उसे क्या कहेंगे बेटा, राशि को भी बताऊंगा, पहले जो बता रहा हूं वो तो समझ लो हैं। अभी जैसे हमने सब्जी में ग्रेवी में मटर डालो उसे मटर पनीर कहेंगे, अगर उसमें लोहा डाल देंगे तो क्या कहेंगे, वो अलग बात है। सबसे पहले मटर पनीर का कंसेप्ट समझना जरूरी है, उसके बाद लोहा पनीर समझना। वैसे ही जो चीज एग्जिस्ट करती है पहले उसको समझ, बाद में और भी चीज समझेंगे, चिंता मत करो। यानी कि अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री है, इसका क्या मतलब है, ये अल्फा ये थीटा, ये टोटल एंगल अल्फा प्लस थीटा हो गया एंगल, और ये टोटल एंगल अल्फा प्लस थीटा है, ये टोटल एंगल कितने डिग्री का आ गया, तो आपका जवाब होगा सर 90 डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। यानी कि किसी भी एंगल के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचो और उसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचो, उन दोनों के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। आप बोलोगे जी सर जैसे आपके सामने मेरे प्यारे भाई ये एंगल है, आपसे कहेगा कि इस एंगल की जो वैल्यू है वो 51 डिग्री है, ठीक। इस एंगल का हमने बाइसेक्टर खींचा, बाइसेक्टर। अब इस एंगल का हमने एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा, ये एंगल एक्सटीरियर है, मैंने एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा, बाह्य कोण का बाइसेक्टर खींचा। तो आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच ये जो एंगल आपसे पूछेगा ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। बात समझ में आई? क्लियर? कोई समस्या इसमें? यस पूजा, ठीक। तो किसी भी एंगल के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर उसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का सम जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। आगे चलते हैं अगले कांसेप्ट की तरफ, नेक्स्ट कांसेप्ट। बहुत छोटी सी बात थी, मामूली सी, मैंने आपको समझाई। आगे चलेंगे दोस्तों। टाइप्स ऑफ एंगल्स, हम लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। निकिता कैसे अल्फा थीटा का क्या कंसेप्ट है, अल्फा थीटा एंगल को लिखने का तरीका, नाम है उनका, अच्छा आपने थीटा देखा नहीं जिंदगी में, देखो इसको ना थीटा कहते हैं, थीटा, इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, इसको गामा कहते हैं और इसको डेल्टा कहते हैं, डेल्टा। फिर से लिख लो कॉपी में, ये अल्फा ए एल पी एच ए, ये थीटा टी एच ई टी ए, इसको बीटा कहते हैं, बीटा, ये गामा है, ये डेल्टा है। अब पता है थीटा देखा नहीं जिंदगी में क्या बताओ, ये सब ग्रीक लेटर्स हैं, ठीक है। अरे मजाक ले रहा भाई, सीरियस होकर बता रहा हूं। देखिए ध्यान से टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार, ठीक है दोस्तों। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको समझाया। एक पूरा राउंड, एक तो समझाएं, एक पूरा राउंड यहां से आपको घूम के आएगा तो 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री का, ठीक है ना। अब मेरे इसके चार बराबर टुकड़े कर, चार बराबर टुकड़े, ये देखिए इसके चार बराबर टुकड़े कट, तो हर टुकड़ा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अभी हर टुकड़ा पूरा एक राउंड घूम के आ रहा है 360 हो रहा है, मैंने चार बराबर टुकड़े कर दिए, तो हर टुकड़ा 90 डिग्री का होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल समकोण। राइट एंगल का मतलब होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल, एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जैसे मेरे दोस्तों ये लाइन है एबी और ये लाइन है मेरे प्यारे बीसी, आप बोलोगे जी सर, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे मिल रही है, ठीक। समझ में आया? इसको लिखने का तरीका है कि अगर लाइन एबी और बीसी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, एबी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एबी बीसी के लंबवत है, हिंदी में क्या कहेंगे, एबी बीसी के लंबवत है, ठीक है भाई। एबी परपेंडिकुलर टू बीसी, एबी जब भी आपको ये साइन दिखे तो आप तुरंत समझ जाएगा कि एबी बीसी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। आप बोलोगे जी एक्यूट एंगल क्या होता है भाई, एक्यूट एंगल होता है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब ऐसा एंगल जिसका मान 90 डिग्री से छोटा, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम न्यून कोण कहते हैं। जो एंगल 0 डिग्री से बड़े हो 90 डिग्री से छोटे उसको एक्यूट एंगल कहेंगे। जैसे आपसे कहूं ये एंगल 73 डिग्री का है, तो एंगल कैसा एक्यूट एंगल, 0 डिग्री से बड़ा है 90 डिग्री से छोटा है, तो उसे एक्यूट एंगल कहेंगे। सही सुन रहे हैं, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे, सही 90 कैसे छोटे, 360 के 4 बराबर टुकड़े करो, 90 90 90 नहीं आएगा, ठीक है। मुझ तक आगे चलते हैं अगला, ठीक। भगवान मेरे को राइट एंगल नहीं दिखाया आज तक, कैसे कैसे वीडियो से सामने हुआ है, मैं आज बताया तुम्हें। नेक्स्ट 3 नंबर ऑब्टूस एंगल, अधिक कोण। ऑब्टूस एंगल क्या होता है, अधिक कोण किसे बोलते हैं, तो अधिक कोण मतलब वो एंगल प्यारे भाई जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं। 90 और 180 के बीच में जो एंगल होते हैं मेरे प्यारे उन्हें अधिक कोण कहते हैं। जैसे कि है पूरा आप ये लाइन खींचते हैं 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री से छोटा रखना है, 90 डिग्री से बड़ा रखना है, उन्हें ऑब्टूस एंगल कहेंगे। जैसे सपोज ये एंगल आपका 132 डिग्री का, ये एंगल कैसा है प्यारे भाई, जैसे सपोज ये एंगल एओबी 132 डिग्री का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 132 डिग्री का एंगल कहेंगे ऑब्टूस एंगल, 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, ठीक। चौथा स्ट्रेट और लाइन एंगल, सीधा एंगल, रेखा कोण। सीधा एंगल मतलब मेरे प्यारे ये 180 डिग्री का एंगल, दिस एंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री, दिस इज स्ट्रेट एंगल मेरे प्यारे भाई 180 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आई? ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट कांसेप्ट आपके सामने मेरे प्यारे भाई यहां पे 13 नंबर, ये बात जल्दी से रिफ्लेक्स एंगल, व्रत कोण। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं मेरे प्यारे, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़े एंगल को हम रिफ्लेक्स कहते हैं, 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे जो भी एंगल होंगे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे।
180 डिग्री से बड़े 360 डिग्री से छोटे। जैसे कि यहाँ पे ये जो एंगल है मेरे प्यारे, यहाँ से शुरू हुआ, अब 180 से आगे बढ़ेगा, ये जो एंगल होगा ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों ये 228 डिग्री का एंगल एग्जांपल के लिए, तो कैसा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल होगा, बिकॉज़ 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। इनमें से ब्रेक कौन कहते हैं? समझ में आया? ठीक। कंप्लीट एंगल पहले सबसे पहले कंप्लीट एंगल आया। कंप्लीट एंगल यहाँ से शुरू हुए मेरे प्यारे भाई और यहाँ तक पूरा राउंड 360 डिग्री एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री। ठीक है, अब जैसे मेरे दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक आप जाओगे पूरे 360 डिग्री मान लिया हमने। अब इसे 360 बराबर टुकड़े करोगे, 360 बराबर टुकड़े करोगे, अगर आप इसे 30 बराबर टुकड़े करोगे जो एक टुकड़ा आएगा ना 1 डिग्री का होगा। अब 1 डिग्री के 228 आप टुकड़े लोगे तो 228 डिग्री एंगल बनेगा। ये मतलब है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझे हम लोग, आगे चलेंगे आपके साथ अगले कांसेप्ट की तरफ। सवाल है आपके सामने, मेरे सवाल के कांसेप्ट ये बताइए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ सी मेरे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब एंगल्स सब लगा है, एक से ज्यादा कोण के बारे में बात हुई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हिंदी में हम कहते हैं कोटि पूरक कोण, दो कोणों के बारे में कहा जाता है। ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम 90 डिग्री हो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ऐसे दो एंगल मेरे प्यारे भाई जिनका आपस में सम 90 डिग्री हो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। जैसे आपको दो एंगल दिखाए गए 38 और 52 का सम कितना 90 है, तो 38 और 52 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये दूसरे के कोटि पूरक कोण है। ऐसे दो एंगल जिनका कोटि पूरक या पूरक एक ही बात है, कभी-कभी एग्जाम में कोटि पूरक को शॉर्ट पूरक भी लिख देता है। ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम 90 डिग्री हो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे आपसे पूछ लूं क्या बताओ 64 डिग्री का मेरे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा? 64 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है बच्चों? तो आप कहोगे सर 64 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कैसा है? सम 90 होना चाहिए। 90 में से 64 को हटा दीजिए 26 26 डिग्री आ जाएगा। बोलो 26 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है? 64 64 और 26 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बिल्कुल विकास। स्ट्रेट एंगल भाई सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम 180 डिग्री हो 180 डिग्री हो उन्हें हम ये फाउंडेशन में चेक ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम 180 डिग्री हो उनको हम संपूरक कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये 52 डिग्री का है, ये 128 डिग्री का है। 52 128 का सम कितना है? 180। तो 52 128 एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है। अब सभी आ रहा है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्तों आपके पास एक एंगल है 107 160 डिग्री, तो 160 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना होगा मेरे प्यारे? 160 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 45 45 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे विशाल। 45 45 90 होता है, बात खत्म। 107 का सप्लीमेंट्री मतलब टोटल 180 होना चाहिए। 107 है, 180 में से घटाएंगे 107 को 73, तो 107 का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 73 डिग्री होगा। 73 का सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 107 होगा। ठीक है, चलो बात क्लियर से समझ पा रहे हैं। तो जैसे सपोज आपके सामने एक एंगल है थीटा, थीटा तो आपसे पूछो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर आपके पास एक एंगल थीटा है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? एंगल का सम जोड़ के 90 आना चाहिए। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मैं आपसे पूछूं थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण क्या होगा? सब 180 होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल के लिए, लेकिन थीटा का सप्लीमेंट्री होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 में से थीटा को हटा दीजिए 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है भाई? ये बात सही है ना? है ना? बोलो, है ना? बोलो। तो आप देख पा रहे हैं एक एंगल थीटा, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा, उसका सप्लीमेंट्री 180 माइनस थीटा। तो किसी एंगल थीटा का जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना ज्यादा है? इस सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री से कितना ज्यादा है? 90 माइनस थीटा से 180 माइनस थीटा कितना ज्यादा है? 90 डिग्री ज्यादा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई। तो थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल जो है उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होता है। ठीक है, यस और नो? थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होता है। मेरा सर थीटा का मतलब क्या है? थीटा का मतलब नीचे नहीं। ठीक है भाई, सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होता है। आगे चलें, चलिए यहाँ पे मैंने आपको कांसेप्ट समझाया। ठीक, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, कोण क्या है, कोण का बाइसेक्टर का क्या मतलब है। जितना मैं कहूं उतना ही समझिएगा। अपना दिमाग मत लगाने लगिएगा कि सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ना ना, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, बाकी अपने मन से कुछ मत बनाइएगा। कोण के क्या प्रकार है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, पहले से सवाल करेंगे, ये करेंगे। सवाल नंबर 1 करो जी, जवाब दीजिए क्या आंसर है सवाल नंबर 1 करिए दोस्त। सवाल है द मीजर ऑफ एन एंगल इज 14 डिग्री लेस देन मीजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। तो आपसे पूछा है कोण का मान बताइएगा जी। करो दोस्तों, कौन करेगा? एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। तो भाई जैसे मैंने मान लिया कि देखिए जैसे सवाल कहे उसके स्टेटमेंट को गणित की भाषा में लिख दो। भाई जैसे मान लिया एक कोण है थीटा, तो थीटा की जो वैल्यू है उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। मतलब क्या हुआ? एक कोण थीटा है, तो थीटा का कोटि पूरक कोण कितना होगा? थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये होगा, बोलोगे जी सर। सवाल ये कहना चाह रहा है कि थीटा की जो वैल्यू है, थीटा है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, थीटा की जो वैल्यू है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है। कम का मतलब होता है डिफरेंस, लेकिन इनका जो डिफरेंस है मेरे प्यारे वो कितना है? 14 डिग्री का। ये तो मतलब वो इस बात का है ना? जवाब दो। तो यहाँ से 90 में से 14 जब घटाएंगे तो 76 हो जाएगा। कि माइनस थीटा माइनस 2 थीटा उधर जाएगा पॉजिटिव, तो थीटा आ जाएगा 76/2 38 डिग्री आंसर है। वो कम से कम ये बताइए सर 90 में से 14 डिग्री कैसे आ गया? वैसे बात तैयारी ना करें, आगे चलेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर, जो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बता रहा हूँ, ये करो। बोला है यदि दो पूरक कोणों का अंतर 74 है, दो एंगल का डिफरेंस 74 है, उनमें से एक कोण क्या होगा? दो संपूरक कोण है। संपूरक लिखिए यहाँ पे। देखिए मेरे दोस्त, इससे पहले मैं आपको छोटा सा कांसेप्ट बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। आपके सामने अगर दो संख्याओं का सम दिया हुआ है x + y = a और दो संख्याओं का डिफरेंस आपको दिया हुआ है x - y = b, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। और छोटी सी बात है लेकिन काम की बहुत है। अगर आपको दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, यहां से सुनिएगा x बड़ा नंबर है y छोटा नंबर है ना, x में से y घटाया जा रहा है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो y से y कट जाएगा, x और x आएगा 2x, 2x बराबर होगा a + b। तो x का मान होगा जी a + b/2। तो अगर आपको बड़ा नंबर निकालना है तो जोड़ के याद कर दीजिए, जोड़ के y की वैल्यू क्या होगी इसमें से इसको हटा दो, घटा के याद कर दो, a - b/2। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है, बच्चों ध्यान। क्लियर है? x का मान कैसा आएगा a + b, दोनों को जोड़ के याद कर दो, y का मान क्या आएगा a - b/2, दोनों को घटा के याद कर देंगे। घटाने से पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव चीज को घटाएंगे। अब यहां भी आप ये कांसेप्ट लगा सकते हैं, पहले सवाल में ये कांसेप्ट लगा सकते हैं। दो सप्लीमेंट्री एंगल उनका डिफरेंस 74 है। आपसे पूछा एक एंगल क्या होगा? दो एंगल है सप्लीमेंट्री, उनका डिफरेंस 74 दिया है, तो उन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 180 डिग्री होगा सप्लीमेंट्री एंगल का सम। तो आप बोलोगे जी सर, यस और नो? आप बोलोगे हां जी, नहीं रवि। दो सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस आपको दिया, उनका सम दिया, आपको दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया, पूछा एक एंगल, और जो एंगल आपसे पूछा वो एक्यूट एंगल है सारे ऑप्शन में। तो एक एंगल कैसे निकलेगा? एंगल्स क्या होंगे? एक को जोड़ के याद कर दो, दूसरा एंगल आएगा घटा के याद कर दो। अब जोड़ के याद करेंगे वो ऑब्टूस आएगा, वो जो है ऑब्टूस आएगा, वो सवाल में दिया नहीं, एक्यूट पूछा है। तो एक एंगल होना चाहिए, घटा के याद कर दो। अब 180 में से मैं 74 घटाऊंगा 106 आएगा, 106 आधा तरीका। तो एक एंगल 53 डिग्री होगा, 53 डिग्री ऑप्शन में है, हां जी है। आपको दूसरा एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, 53 है, दूसरा 127 है। ठीक है ना? बोलो हां कि ना, यस और नो? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 3 नंबर। ये बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर है फटाफट। समय दे रहा हूं आपको करने के लिए, कम से कम आपको लिखना है और दिमाग में करने की कोशिश करनी है, बहुत आसान सवाल है। अच्छा, इसमें कुछ भी रिपीट करने जैसा नहीं है, कांसेप्ट छोटे-छोटे कांसेप्ट होते हैं, बहुत सारे साथ-साथ पता चलता है। आपको दिखाई ना प्लस का मतलब माइनस का मतलब डिफरेंस। अरे भाई ये कैसे वाला तुम दो संख्याओं x और y संख्या समझो भाई, दो संख्याओं का प्लस सम दिया है और दो संख्याओं का आपको माइनस डिफरेंस दिया हो, तो एक संख्या को x का मान a + b/2 कर दीजिए, y - b/2 कर दीजिए, इसको लिखो, इसको समझो। आ गया
जो सप्लीमेंट्री एंगल है उनका डिफरेंस माइनस दिया है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, दो एंगल का सम का डिफरेंस पता एंगल निकाल सकते, एक एंगल 127 है दूसरा 127 है, ऑप्शन में है। चलिए ये बताइए जल्दी से। आया देखिए, सवाल द मीन ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, किसी एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, उस एंगल के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है। तो ओरिजिनल कोण का है ना, उस कोण का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, उस कोण का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो सबसे पहले का कोण निकालो क्या है, तो मैंने मान लिया किसी कोण थीटा है, जैसे जैसे सवाल बोले उसकी भाषा को गणित में लिखो, अच्छा तुमको भाषा नहीं समझ आती हो। द मीन ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, किसी कोण के संपूर्ण कोण की वैल्यू, मैंने कोई कोण मान लिया थीटा, तो थीटा का संपूर्ण कोण क्या आएगा, थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल इसकी जो वैल्यू है वो उस एंगल के 4 गुने से, एंगल है थीटा, थीटा के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है। बोलो मैंने कुछ अलग करा क्या, जो सवाल ने कहा वही मैंने लिखा, किसी एंगल थीटा के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू आते हैं उस एंगल के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है, ठीक है जी। तो दिस शुड बी इक्वल, अब देखो 180 में जब 10 इधर जाएगा 170 डिग्री हो जाएगा, ठीक है भाई। माइनस थीटा जब इधर आएगा तो 4 5 थीटा हो जाएगा, तो थीटा आ जाएगा 170/5 34 डिग्री, तो उस एंगल की वैल्यू है 34 डिग्री आ गई 34। आपसे पूछा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल, मूल कोण का कोटिपूर्ण कोण, आपसे क्या पूछा है, आपसे उस एंगल का ओरिजिनल एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है, आपसे उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा गया है। तो भैया पहले मैंने एंगल निकाला 34, 34 नहीं पूछा, 34 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा, तो 34 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 90 - 34, यानी कि 56 डिग्री क्वेश्चन का आंसर था सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों, 4 नंबर का बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है ना। कौन करेगा इस सवाल को, बिल्कुल पहले पढ़ेगा। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, जो बच्चे इसको करके बताएगा उसकी नौकरी लगेगी। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज here x + 30 डिग्री एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ k measures 7x डिग्री, व्हाट द वैल्यू ऑफ k। क्या सवाल समझे भाई, जैसे आपके सामने कोई एंगल k है, आपके सामने कोई एंगल k है, k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है हमें लिख के बताना पड़ेगा, क्या कोई एंगल k है भाई, कोई एंगल है प्यारे बच्चे k, तो k का सप्लीमेंट्री एंगल है 13x + 30 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल 13x + 30 और k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 7x डिग्री। आपसे पूछा बताओ k का मान क्या है, कौन करके बताएगा सवाल को। अभी अभी समझाया, समझा नहीं था, किसी भी एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होती है, ऐसा समझा। ये एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल का मान ये है, ये एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मान है, तो सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इस एंगल में से इस एंगल को हटाओ तो 90 आना चाहिए। अब 13x + 30 में से 7x घटाएंगे तो 13x में 7x घट जाएगा 6x, तो 6x + 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 के बराबर। तो यहां से 6x = 60, 60/6 10, x का मान यहां से 10 डिग्री आ गया, x का मान पूछा तो याद आता भाई, सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 90 होना चाहिए, वही x 10 आ गया। अब x 10 आ गया तो 7x कितना हो गया, 7 70 डिग्री 70 डिग्री, x का मान यहां से 10 आ गया, यहां से कर सकते हैं, यहां से भी छाप लिया। आपको पूछा k का मान, k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 7x है, 7x मतलब 70, एंगल k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 है बच्चों, एंगल k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 है, तो एंगल k की वैल्यू क्या होगी 20 होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला ऐसे दो एंगल जिनका आपस में 90 अगर एंगल k का कॉम्प्लीमेंट्री 70 है तो एंगल k क्या होगा 90 - 70 यानी कि 20 डिग्री। तो ए ऑप्शन सवाल का आंसर 20 डिग्री, बहुत अच्छा सवाल था, दिमाग में आपको करना है। अगला सवाल बताइए, सवाल आपके सामने 5 नंबर, करो जल्दी से फटाफट। आया देखिएगा, x and y का सप्लीमेंट्री एंगल, x और y का सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x इज इक्वल टू हाफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ y। ये x का सप्लीमेंट्री एंगल है वो इज इक्वल टू हाफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ y के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा है। तो आपसे पूछा x रेशियो y देखिएगा, अगर x और y का सप्लीमेंट्री एंगल है इसका मतलब ये है कि x और y का जो सम है वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। और नंबर 1 अब आगे क्या बोला है, सवाल बोला है कि x के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू, x का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, x का सप्लीमेंट्री एंगल तो y बोला है, x के सप्लीमेंट्री एंगल यानी y की जो वैल्यू है वो y के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा है। y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री माइनस y, y के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा है, ठीक है। हम रेशियो इस्तेमाल कर सकते थे कि x के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू y के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा है, तो यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, 2 इधर आएगा 2y प्लस y 3y हो जाएगा, 3y आपका 90 है तो y आपका 30 डिग्री है, y की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। पूछा x रेशियो y, भाई y का मान 30 डिग्री आ गया, x का मान कितना है 150, 150 30 180 होता है ना, x का मान 150 y का मान 30 x रेशियो y पूछा, x रेशियो y कितना है 3 5 रेशियो 1 सवाल का आंसर है यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। आसान सवाल था कि नहीं, सभी बच्चे सवाल को समझ पाए हैं, रेशियो थोड़ा बहुत जानते हो कि नहीं। सीरियल मींस के लिए इतना काफी है भाई, लड़कों ने यहाँ इसी बैच से आप ही की तरह बैच से पढ़ के लोगों ने मींस निकाला, पता नहीं कितने, और तुम काफी है की बात कर रहे हो। अगला सवाल करेगा, सवाल नंबर 6 जी, ये बताइएगा, द मीजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए इज 40 डिग्री लार्जर देन ट्वाइस द मीजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए। ए के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू उसके कोटि पूर्ण कोण के दुगने से 40 डिग्री अधिक है, तो कोण ए के संपूर्ण कोण और कोटि पूर्ण कोण का योग कितना होगा। तो भाइयों पहले ए का मान तो निकालो, सवाल में क्या बोला था, सवाल में बोला था कि एंगल ए के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू, एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस ए, एंगल ए के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दुगने, ये एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो एंगल ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है इसके दुगने से 40 डिग्री ज्यादा है, ये बोला सवाल में। तो सवाल की स्टेटमेंट को गणित की भाषा में लिखना सीखो, यहाँ से ए का मान नहीं आ जाएगा, देखिए 2 की 180 में 2 की 90 में 180 कट जाएगा, ये माइनस का 2 इधर आएगा 2 माइनस ए बराबर 40 डिग्री आ गया, बोला कि नहीं आ गया बेटा, ऐसे गुणा करेंगे 2 की 90 माइनस ए गुणा करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट, यहाँ से ए बराबर 40 डिग्री आ जाएगा। पूछा ए के सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम, ए का मान 40 है, 40 का सप्लीमेंट्री एंगल 140, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50, इन दोनों का सम आपसे पूछा, इन दोनों का सम आ जाएगा 190, 190 डिग्री क्वेश्चन का आंसर, सब बच्चे कर पाएगा, ठीक है भाई। चलिए दोस्त, ओके चलिए भाई, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं प्यारे भाई, आपको समझ में आया तो ठीक है ना। अब कल से हार्डकोर ज्योमेट्री आपकी शुरू होगी, मैं इसके आगे लेवल की पैरेलल लाइन कल से मैं आपको समझाऊंगा, ये जो शीट है मैं इसको पहले अपलोड करवा दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कर पाओ थोड़े सीरियस, तो आप अपने क्लास नोट्स खुद बनाएं, जितने कंसेप्ट मैं लिख पाता हूं ना आपको, हालांकि खत्म होने के बाद पीडीएफ तो बन सकती, लेकिन वो उतने काम कीजिए आप खुद से क्लास नोट्स बनाओ, किसी टॉपर से पूछेगा तो ऐसा कोई टॉपर आपको नहीं मिलेगा जिसने खुद ही जो है अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाए हो। मैंने आपको लिखा है टाइप ऑफ एंगल ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, तो आप कंसेप्ट क्लास नोट्स बनाएं खुद से हैंड नोट्स अपने, ठीक है। अगर कोई सवाल आपको कठिन लगता है आसान सवाल को छोड़ें, कठिन सवाल को भी आप सॉल्यूशन लिख दिया करो अपने क्वेश्चन नंबर डाल के, सवाल आपको हैंड नोट्स में नहीं उतारने केवल सॉल्यूशन उतारना है, कठिन सवाल इजी सवाल आप कर सकते हैं लेकिन कंसेप्ट सारे क्या बनाएं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बोर्ड में नहीं लिखता, बोल लेता हूं लेकिन होती है, तो आपको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में लिख दिया करो, सर्कल करके साइड में, उससे बहुत हेल्प होगी। हैंड नोट्स का फायदा ये है कि आप बेहतर समझ सकते हो, ज्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है भाई। चलेगा।
आज इतना ही छोड़ते हैं, बाय। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? क्या आपको मेरी साउंड आ रही है, आवाज आ रही है दोस्तों आप लोगों को? राजवीर, विवेक, राहुल, अमित, शुभम, निकिता, सुशांत, क्या मैं आप लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूँ? चलिए क्लास, ठीक है फ्रेंड्स। तो कल हमने ज्योमेट्री शुरू करी थी बच्चों, तो कल का लेक्चर आपको समझ में आया था? देखिए मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट बचपन में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है, बस होता है ना, ऐसे धारावाहिक तरीके से 9 10 11 पास कर ली, ठीक है, सरकार की कृपा से। फिर घर वालों ने बोला सबको सरकारी नौकरी, सब सरकारी नौकरी तैयारी में लग गए, बचपन में कुछ पढ़ाई की नहीं है, तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी समझने में, तो दिक्कतों को नहीं देखना, आपको आगे बढ़ते जाना है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अभी ना समझ में आए, लेकिन आपके सोचने का जैसे जैसे दायरा बढ़ेगा, 2 3 महीने बाद आपको समझ में आएंगी, ऐसा भी होता है। अभी आपको लग रहा है कि भाई 3 महीने बाद यार ये ज्योमेट्री कैसे होगा, आप ठीक है ना? तो आपको अगर कोई चीज करना है तो आपको दिल से नहीं लगाना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वर्टिकल अपोजिट एंगल, हिंदी वाले भाई लिखेंगे शीर्ष सम्मुख कोण, अभी शुरू हुआ है। वर्टिकल अपोजिट एंगल, हिंदी वाले भाई लिखेंगे शीर्ष सम्मुख कोण। अब शीर्ष सम्मुख कोण क्या होता है मेरे प्यारे, देखिएगा। अब जैसे फ्रेंड्स दो लाइन है, दो लाइन में दोस्तों इस तरीके से, जाहिर सी बात है अगर दो लाइन टेढ़ी है तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी, अगर दो लाइन ऐसे आड़ी टेढ़ी है तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी। फिर आमने सामने के जो एंगल होते हैं, दो लाइन एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगी, आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि रेड एंगल के बराबर होगा, इन्हीं को हम कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। जो ब्लू एंगल है ब्लू एंगल के बराबर होगा, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं उसका कारण समझेंगे। जैसे सपोज मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल थीटा है, थीटा तो ये सीधी रेखा है भाई, एबी क्या है, एबी सीधी रेखा है, सीधी रेखा का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। अगर थीटा की एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 से घटाएंगे थीटा आएगा कि नहीं। अब भाई एबी सीधी रेखा है, सीधी बोलो, एबी सीधी रेखा आप बोलोगे सर, सीधी रेखा का मतलब है लाइन सीधी, एक सीधी है तो 180 होना चाहिए। अगर 180 माइनस थीटा कितना आएगा, थीटा क्या बोलोगे सर। अब देखो एबी आपकी सीधी रेखा है, थीटा कितना आएगा बच्चों, 180 माइनस थीटा आएगा, 180 होना चाहिए। आप ये नहीं पता कि आमने सामने के एंगल क्या इक्वल है, इनको वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। आमने सामने के जो कोण है वो शीर्ष सम्मुख कोण होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई, सब बताएंगे भाई। सब पूरा अनुकूल कुछ नहीं, मैंने आपको बता दिया, ओपी पूरा कोण मतलब 90 डिग्री, संपूर्ण कोण मतलब 180 डिग्री। आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इन्हें वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्ष सम्मुख कोण कहते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ, थोड़ा दिमाग लगाओ, छोटी छोटी बातों को भी आप समझने में समय लेंगे, डाउट पैदा करेंगे, कैसे पहाड़ जैसी ज्योमेट्री को आप समाप्त करेंगे हैं। सिलेबस बहुत ज्यादा, इतना बड़ा सिलेबस, समय बहुत कम है, ऊपर से हम हिंदी भी नहीं है और सोने पे स्वाभाविक बचपन पढ़ाई नहीं है। चलेगा, पैरेलल लाइन हिंदी में कहते हैं समांतर रेखा। पैरेलल लाइन क्या होती है मेरे प्यारे, ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उनको पैरेलल लाइन समांतर रेखा कहते हैं। यानी कि पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर होती है। जैसे यहाँ पर दो लाइन खींची हुई है, पैरेलल है, यहाँ सुनिएगा मेरे दोस्त, ये लाइन है एबी, स्टूडेंट बात समझ लिया, ये लाइन है सीडी। पैरेलल लाइन का मतलब मैंने आपको समझाया, ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक ऐसी लव स्टोरी है जहाँ प्रेमी प्रेमिका का मिलन नहीं होता है, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। बीच की दूरी का क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ पे लाइन एबी किसी पॉइंट से सीडी पर परपेंडिकुलर डालो, 90 डिग्री का मेरे दोस्त, ये 90 डिग्री का। तो अगर ये दूरी h है ना, आप कहीं भी दोनों लाइनों के बीच की दूरी देखो, यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर डालो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है ना, ये भी h ही होगा। आप कहीं भी इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी निकालो, हमेशा इक्वल ही आएगी। अभी शुरू हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो पैरेलल लाइन का मतलब ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। जैसे यहाँ दो लाइन एबी और सीडी पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनको लिखने का तरीका ये है, एबी इज पैरेलल टू सीडी, एबी सीडी के समांतर है। ये साइन होता है, पैरेलल का मतलब ऐसे दो लाइन खींच दीजिए, एबी इज पैरेलल टू सीडी, लाइन एबी जो है वो सीडी के समांतर है। अच्छा अच्छा, अरे अभी शुरू हुआ है, चिंता मत करो प्यारे भाई। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर मैं ऐसी लाइन खींचूं जो दोनों लाइनों को मेरे प्यारे काटती हुई जाए, अगर मैं ऐसी लाइन खींचूं प्यारे बच्चों, जो दोनों लाइनों को काटती हुई जाए प्यारे बच्चे, उनको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो प्यारे भाई ये जो है फ्रेंड्स आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये तिलक रेखा है, ये जो है मेरे प्यारे पीक्यू जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसको हम कहते हैं तिलक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन, ये लाइन एबी और सीडी जो पैरेलल लाइन है, ये उनकी मेरे दोस्त ट्रांसवर्सल लाइन है, तिलक रेखा। हिंदी वाले भाई लिखेंगे तिलक रेखा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, सभी को समझ में आया। तो इससे पहले से भी इससे पहले तो कुछ बताएंगे, इससे पहले तो केवल ये पता है वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्ष सम्मुख कोण। अगर दो लाइनें दूसरे को इस तरीके से काटती हैं तो आमने सामने के जो कोण है बराबर होते हैं। अगर ये कोण थीटा है, ये भी थीटा, आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों, पैरेलल लाइन ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कहीं नहीं काटती, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। पैरेलल लाइन को लिखने का तरीका ये है, एबी पैरेलल टू सीडी। एक ऐसी लाइन जो दोनों पैरेलल को काटती हुई जाए उनको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, तिलक रेखा। आप बोलोगे जिसमें टेढ़ी रेखा होती है। पहले भाई ध्यान से सुनिएगा, अब ज्योमेट्री की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ से शुरू करने वाला हूँ, ज्योमेट्री की फर्स्ट फॉर्म। और ये ऐसी फॉर्म है जिसको बिना प्रूफ किए ही सही मान लिया गया है, इसको सिद्ध नहीं किया गया, बिना सिद्ध किए सही मान लिया गया। देखो जब ये लाइन यहाँ पे काटती है इसको तो एंगल्स बनते हैं, ये लाइन यहाँ पे काटे ट्रांसवर्सल, यहाँ एंगल्स बनते हैं। तो सेम जगह एंगल लिखे हुए हैं जो बराबर होते हैं मेरे प्यारे भाई। जैसे मैं इसको नाम देता हूँ मेरे प्यारे एंगल 1, मैं इसको नाम देता हूँ प्यारे भाई एंगल 2 है, स्टूडेंट्स मैं इसको नाम देता हूँ कि एंगल 3 है, कौन 3 है ये मैं नाम दे रहा हूँ। मैं इसको नाम देता हूँ कि आपका एंगल 4 है, 4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। पहले मैं नाम देता हूँ कि सपोज आपका एंगल 5 है, 5। मैं इसको नाम देते हैं कि आपका एंगल 6 है, 6। मैं इसको नाम देते हैं कि आपका एंगल जो है 7 है, 7। मैं इसको नाम देते हैं कि ये जो एंगल है आपका 8 है, 8। आप बोलोगे जी सर। तो सेम जगह जो एंगल लिखे हुए हैं मेरे प्यारे भाई वो इक्वल होते हैं, इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी नौवीं क्लास की हल्की याद आ रही है, अच्छा आपने तो पास नहीं करी। सॉरी बार-बार क्यों बोल जाता हूं, समझ नहीं हूं। हिंदी में लिख लेंगे संगत कोण, ठीक है, संगत कोण। क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब कि जो सेम जगह पर एंगल बने हुए हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे एंगल 1 है, 1 की जगह पर क्या बना हुआ है, एंगल 5 बना हुआ है, तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। इस फॉर्म का कोई प्रूफ नहीं है, इसको सही मान लिया भाई, हां ऐसा होता होगा। तो जैसे हमने दो लाइन खींची और हमने मेरे पे ये बनाया, तो हम कहते हैं कि सपोज एंगल 60 है, तो ये एंगल भी 60 ही होना चाहिए। अरे 60 के अलावा कुछ और हुआ तो दोनों लाइन पैरेलल होने भाई, तो टेढ़ी हो जाएंगी। अरे 60 होना है, ये भी 60 होना चाहिए, तभी तो दोनों लाइन समांतर रहेंगी। अरे 60 नहीं हुआ कुछ और हुआ, 50 तो टेढ़ी हो जाएगी लाइन ऊपर से, पैरेलल कहां बचेगी। तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होता है, ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। एंगल 4 की जगह लिखा हुआ है, एंगल 8 लिखा हुआ है, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होता है, आप बोलोगे हां जी सर। बताओ दोस्त एंगल 2 की जगह एंगल 6 लिखा हुआ है, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होता है, ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर। एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होता है जी, ठीक, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, मस्त टकाटक है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, सब बच्चे समझ पाए। अर्थमेटिक बहुत जल्दी शुरू होगी, ठीक। करस्पॉन्डिंग एंगल सभी को समझ में सेम जगह लिखा हुआ है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स हिंदी में इसको कहते हैं मेरे प्यारे एकांतर कोण, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, एकांतर कोण। हिंदी वाले भाई लिखेंगे इसको एकांतर कोण। तो अल्टरनेट एंगल्स का मतलब क्या है, अल्टरनेट एंगल्स का मतलब कि जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये है इनकी तिलक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो अल्टरनेट अल्टरनेट मतलब टेढ़ी नजर से दिखना है, ये एंगल अगर थीटा है तो टेढ़ी नजर से देखो, ये वाला एंगल भी थीटा होगा मेरे प्यारे भाई, ये एंगल थीटा है तो इधर भी थीटा ही बनेगा। मतलब मेरे प्यारे भाई ये जो एंगल 3 है ये एंगल 5 के बराबर होगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये जो एंगल 3 है ये एंगल 5 के बराबर होगा, ठीक है ना। सिमिलरली ये जो एंगल 4 है बच्चों किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। ये जो एंगल 4 है ये एंगल 6 के बराबर होगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको भी समझाऊंगा मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे भाई हमने ये माना कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, तो बच्चों बताओ एंगल 3 किसके बराबर होना चाहिए, एंगल 3 बराबर होना चाहिए। एंगल 3 के करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है एंगल 7, सेम जगह पर जो एंगल लिखे हुए हैं। अभी बताओ बच्चों, अभी समझा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये दोनों लाइनें से काट रही हैं, यहां पर आमने सामने कोण बराबर होनी चाहिए। एंगल 7 के सामने क्या बना, एंगल 5, एंगल 7 के सामने बच्चों क्या बना, एंगल 5। आप बोलोगे जी सर एंगल 5 बना है, एंगल 7 एंगल 5 के बराबर है, तो कोई नहीं आ गया। एंगल 3 किसके बराबर आ गया, एंगल 5 के बराबर आ गया। एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होगा। पूरी बात समझे कि नहीं समझे, आप बोलोगे जी सर हम आपकी बात को ओढ़ के समझे, ठीक है। यहाँ किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, क्या कह रहे हो, ये हैं चुपचाप पढ़ाई करो। हाँ पैरेलल लाइंस होगा, सॉरी तभी अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, एकांतर कोण। एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है। इसके बाद मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, मैं इसको कई जगह इस्तेमाल करूंगा। अपोजिट है ना, इंटीरियर एंगल का सम मेरे दोस्तों, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बहुत प्यार से। अच्छा आप मुझे बताओ कि ये एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, एंगल 3 और एंगल 4 सम कितना है, 180। भाई अगर स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा है बच्चे, ऐसे देखते हैं कि एंगल 1 एक सीधी रेखा है मेरे दोस्तों, पी क्यू क्या सीधी रेखा, ये एंगल 1 है एंगल 4 है। तो मैं आपसे पूछूं एंगल 1 और एंगल 4 का सम कितना है, तो आप कहोगे सर एंगल 1 और एंगल 4 का जो सम है वो 180 डिग्री है। आप ये लिखोगे
भाई सीधी रेखा तो 1 और 4 का सम कितना 180 डिग्री, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं बच्चों। एंगल 1 किसके बराबर है एंगल 5 के, एंगल 1 किसके बराबर है बच्चों एंगल 5 के। इस एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं एंगल 5, यानी एंगल 5 प्लस एंगल 4 कोण 5 जमा कोण 4 कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। मतलब मेरे प्यारे भाई ये दोनों पैरेलल लाइन से यूनिट ट्रांसवर्स लाइन है, तो यानी कि आपको देख रहे हैं सेम साइड के इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण देखें एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों का जो सम होगा प्यारे भाई वो 180 डिग्री होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल बी 180 डिग्री 180 डिग्री। आप बोलोगे जी सर ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है भाई। सेम इसी तरीके से मेरे प्यारे में ये भी कह सकता हूं कि ये जो है पैरेलल लाइन है इसकी ट्रांसवर्स लाइन एक साइड में एक ही तरफ आपको आंतरिक कोण देखें अंदर के कोण, ये एंगल 3 है ये एंगल 6 है, इन दोनों एंगल का जो सम होगा बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये भी 180 डिग्री आएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 विल बी 180 डिग्री। ये एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात अच्छे से समझ में आ गई। एग्जांपल के लिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं भाई कि जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है बच्चों पैरेलल है, ये उनकी ट्रांसवर्स लाइन है। मैं आपसे पूछता हूं ये जो एंगल है 70 डिग्री का 70 डिग्री का, आप मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा ये एंगल। मेरा सवाल आपसे कितना सा है, इतने से सवाल छोटे पूछे पड़ते बच्चों से। अगर 70 पे इन दोनों का 180 110 डिग्री आ जाएगा बच्चों। भैया अगर 70 पे ये कितना है 70 अल्टरनेट एंगल, भाई अगर 110 डिग्री कितना आ जाएगा 110 डिग्री अल्टरनेट एंगल, समझ पाए। भाई अगर 110 डिग्री कितना है 70 सीधी रेखा है 70 कितना 110 डिग्री का होगा। एक एंगल अगर आपको दिया तो सारे एंगल पता लग जाएंगे। 70 डिग्री 70 आएगा मेरे प्यारे भाई 110 डिग्री 110 डिग्री आएगा। एक एंगल दिया है तो आपको सारे एंगल्स पता लग गए। तो ये सारा कांसेप्ट था पैरेलल लाइंस का मेरे प्यारे भाई समांतर रेखाओं का। मुझे लगता है सब बच्चों को बात समझ में आ गई। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं ना, ये सेम साइड इंटीरियर एंगल का जो सम 180 डिग्री होता है। अब इनके आगे का कांसेप्ट हम लोग देखेंगे आगे चलेंगे दोस्तों। ट्रायंगल बच्चों ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज अ ट्रायंगल, व्हाट इज ट्रायंगल। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे बच्चों ट्रायंगल क्या होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्रायंगल का देसी भाषा में मतलब तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम ट्रायंगल कहते हैं। द फिगर इनक्लोज्ड बाय थ्री साइड, फिगर इनक्लोज्ड बाय थ्री साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखो अगर हमें बंद फिगर बनानी है, हमें बंद फिगर बनानी है, एक लाइन से कोई बंद फिगर बनती है नहीं, या दो लाइन से बनती है नहीं, या तीन लाइन से कोई बंद फिगर बंद कर पाओगे। हां तो भाई अगर आपको क्लोज फिगर बनानी है तो कम से कम आपको तीन लाइनें चाहिए होंगी। तो तीन लाइन से घिरी साइड को हम लोग क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। अगर चार लाइन से घिरी हुई आकृति है तो उसे पॉलिगन चतुर्भुज कहेंगे। अगर पांच भुजाओं से घिरी हुई आकृति है मेरे प्यारे भाई तो उसे पंचभुज कहेंगे। देखो पांच भुजाएं 1 2 3 4 5 तीन भुजाओं से घिरी आकृति को ट्रायंगल कहेंगे। जिसमें चार भुजाएं को चतुर्भुज कहेंगे, जिसमें पांच भुजाएं को पेंटागन पंचभुज कहेंगे, जिसमें छह भुजाएं हो उसमें हेक्सागन षटभुज कहेंगे। क्लियर है बात समझ आ गई। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। तो बच्चों ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, तीन साइड्स। ट्रायंगल के साइड्स मतलब भुजाएं, ट्रायंगल की तीन वर्टिसेस होती हैं, तीन शीर्ष होती हैं। शीर्ष क्या होते हैं मेरे प्यारे जो कोने होते हैं उनको वर्टेक्स शीर्ष कहते हैं। वर्टेक्स ए बी और सी इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स शीर्ष। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, वर्टेक्स का प्लूरल हो गया वर्टिसेस, तीन शीर्ष होते हैं। ट्रायंगल में तीन इंटीरियर एंगल होते हैं, तीन आंतरिक कोण होते हैं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तीन आंतरिक कोण होंगे। आंतरिक कोण का क्या मतलब है अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं भाई ये अंदर की तरफ कोण बनना है मेरे प्यारे भाई एंगल बी। बात समझिएगा, ये एंगल बी अंदर की तरफ बनना है एंगल बी। बात समझिए, ये बना अंदर की तरफ ये है एंगल सी। तीन आंतरिक कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का सम 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्यों मेरे प्यारे कहां से कैसे मैं आपको समझाऊंगा। भाई ये लाइन बीसी है, अगर मैं पॉइंट ए से बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच लूं अपनी मर्जी से, मैंने अपनी मर्जी से बीसी के समांतर एक लाइन खींची। जब मैं ऐसे खींचता हूं, जब मैं ऐसे करता हूं ये दो खींच देता हूं, इसका मतलब समांतर पैरेलल लाइन। मैंने अपनी मर्जी से बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची तो इससे गुजरती है। अभी समझाया ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, क्लियर रेखा है। अगर ये एंगल बी है तो बताओ बच्चों ये कितना होगा, ये भी एंगल बी होगा। आप बोलोगे जी सर एक आंतरिक कोण अभी समझाया है, ये दोनों पैरेलल लाइन समांतर रेखा मैंने खींची अपनी मर्जी से, मर्जी चलेगी तुम्हारी चलेगी। ये ट्रांसवर्सल लाइन क्लियर रेखा है, ये एंगल सी है, ये भी एंगल सी होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और ये क्या है बच्चों, ये पूरी सीधी रेखा है फ्रेंड्स, पूरी सीधी रेखा। पूरी सीधी रेखा का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो बताओ बच्चों क्या a + b + c 180 डिग्री नहीं आ गया, या a + b + c जो 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप बोलोगे हां जी सर आ रहा है। तो यानी कि ये कारण है कि त्रिभुज वर्टिसेस को इंग्लिश शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष है ना। सभी ट्रायंगल मिसाल चाहे वो आना टेढ़ा कैसा भी ट्रायंगल हो, हर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी, तीन शीर्ष होंगे, तीन उसके आंतरिक कोण होंगे और तीनों आंतरिक कोणों का योग जो है 180 डिग्री होगा। उसके पीछे कारण क्या है वो मैंने आपको समझाया। अगर किसी को बिना समझ में आए तो बैठ के थोड़ा सा रो लो, क्योंकि अब मेरे पास उसका इलाज नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 9वीं क्लास में आपको मास्टर जी ने ये नहीं बताया होगा। गारंटी देता हूं हर किसी स्कूल से पढ़ो चाहे तुम। ठीक है, तीन आंतरिक कोण होंगे, जहां आंतरिक कोण है मेरे प्यारे भाई वहां बाह्य कोण जरूर होगा, बाह्य कोण। जैसे ये वर्टेक्स बी पे आंतरिक कोण है, इसको आगे बढ़ाओ, ये जो है साइड को आगे बढ़ाओ मेरे प्यारे किसी, ये वर्टेक्स बी पे एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या वर्टेक्स बी पे एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण। आप इसको आगे बढ़ाइएगा मेरे प्यारे भाई, ये वर्टेक्स सी पे एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी, शीर्ष सी पर बना बाह्य कोण। आप इसको आगे बढ़ाइएगा मेरे दोस्तों साइड की, ये है एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए पर बना एक्सटीरियर एंगल। तो त्रिभुज में तीन आंतरिक कोण होते हैं और तीन बाह्य कोण होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं। एक्सटीरियर एंगल सिंगल वाले भाई बाह्य कोण, इंटीरियर मतलब अंदर कोण, एक्सटीरियर मतलब बाहर का। तो त्रिभुज के कैसा भी त्रिभुज हो उसके तीन बाह्य कोण ये दिखाई दे रहे हैं आपको। तीनों बाह्य कोणों का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। क्यों होता है अभी समझाऊंगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का जो योग होता है बच्चों वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही समझ में आ गई है। आगे चलें यहां से नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ चलेंगे दोस्तों। सुनिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, प्यार से समझिएगा। किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, किसी भी ट्रायंगल में मेरे प्यारे एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। ठीक है ना, किसी भी त्रिभुज में इन एनी ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू, किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण की जो वैल्यू होती है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे भाई वो दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होती है। ठीक है, नहीं समझा मेरी बात समझाता हूं, जैसे प्यार से समझिएगा स्टूडेंट। ये आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, ये सब इसके आंतरिक कोण है मेरे प्यारे। एंगल ए हो गया अंदर की तरफ, वर्टेक्स ए पे ए बनेगा, वर्टेक्स बी पे बी बनेगा, या वर्टेक्स सी पे सी बनेगा। ठीक है ना, तो ये जब मैंने साइड बीसी को आगे बढ़ाया, ये क्या है बच्चों, ये एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी पर बना बाह्य कोण। तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे? आप कहोगे सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा तो ये कितना होगा? आप कहोगे सर पूरा तो 180 होना चाहिए। अगर ये एंगल सी है तो कितना बचेगा? 180 डिग्री माइनस एंगल सी बचेगा। आप बोलोगे हां सही होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल का जो सम होता है, तीनों आंतरिक कोण का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो प्यारे भाई अगर मैं एंगल सी को उधर ले जाऊंगा इधर तो 180 माइनस सी किसके बराबर आएगा? 180 माइनस सी किसके बराबर आएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? यही मैं समझना चाहता हूं कि वर्टेक्स सी पर जो बाह्य कोण बन रहा है, वर्टेक्स सी पर जो बाह्य कोण बन रहा है इसकी वैल्यू बाकी जो दो आंतरिक कोण बने, बाकी जो दो आंतरिक कोण बचे उनके सम के बराबर होती है। ठीक, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। वर्टेक्स सी पर, शीर्ष सी पर जो बाह्य कोण बना है इसकी जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चे वो बाकी जो दो एंगल बचे उनके सम के बराबर होती है। दिखाई दे रहा है? यस और नो? भाई जवाब दो। एंगल सी को उधर ले आएंगे तो 180 माइनस सी कितना आ जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी आ जाएगा कि नहीं? तो त्रिभुज के बाह्य कोण की जो वैल्यू है, तो ये एंगल कैसे डाला आपने दोबारा बताना भाई, कौन सा एंगल गौरव? क्या पूछना चाहते हो तुम? हद है। तो बाह्य कोण की जो वैल्यू है वर्टेक्स सी पर जो बाह्य कोण है बाकी जो दो आंतरिक कोण बचे उनके सम के बराबर होती है। यही कांसेप्ट मेरे प्यारे मैंने आपको लिखवाया। ठीक, जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं अभी, जैसे हमारे पास सवाल ये है आपके सामने, तो ये जो एंगल है ये 41 डिग्री का है और ये जो एंगल है मेरे दोस्तों ये आपका 67 डिग्री का है। तो मेरा सवाल है कि बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? बच्चों जवाब दो, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? फ्रेंड्स करो, इतना बेसिक सवाल मैंने आपसे पूछा। तो ये भी ट्रायंगल है त्रिभुज, ये वर्टेक्स से बाह्य कोण बना इसकी जो वैल्यू होगी बाकी जो दो आंतरिक कोण है इनके सम के बराबर होगी। इनका सम क्या है? 41 और 57 7 108 108 डिग्री। ये वाला जो एंगल बच्चों 108 डिग्री का हो जाएगा, 108 डिग्री। ठीक है, हिंदी में तो बता रहा हूं, कौन सा फारसी बता रहा हूं मैं आपको अभी। तो ये वाला जो एंगल है सपोज मेरे दोस्तों ये है आपका 59 डिग्री, 59 डिग्री। हमने इसको आगे बढ़ाया, ये जो एंगल है 125 डिग्री का, 125 डिग्री का। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला एंगल, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? आप
आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अगर 125 है तो इन दोनों का सम 125 होना चाहिए, 59 है। 125 में से 59 डिग्री घटा देंगे, आ जाएगा। 125 में से 59 घटाएंगे 15 में से 9 बचा 11 में से 5 66 डिग्री मिल जाएगा। ये जो एंगल होगा बच्चा पार्टी 66 डिग्री का होगा, सभी बच्चों को समझ में आ गया। जिसको ना समझ में आए वो पाकिस्तान चला जाए। ठीक है भाई, खुला ऑफर है, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी इस बात का। मेरी बात को पूरा मत मानिएगा, ठीक है? आप लोगों को परेशानी तो नहीं है जी दोस्तों? तो बच्चों बच्चा पार्टी ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक कहानी सभी को समझ में आ गया, बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। वीरेंद्र कह रहे हैं आप इतनी सारी क्लास क्यों लेते हो? इतनी सारी ले रहा हूं मैं क्लास, इतनी सारी भैया, जब तुम्हारे को बस की नहीं है, जब आपको कुछ आता ही नहीं है तो मुझे बताना पड़ेगा ना। अब 9वीं क्लास में पढ़ लेते तो मुझे बताना थोड़ा पड़ता, सीधा सवाल सॉल्व करते। ये है मेरे प्यारे आपका क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं मेरे दोस्तों यहाँ आगे बढ़ा दूं, साइड पे आगे बढ़ा दूं, जरूरी क्या किसी को आगे बढ़ा, किसी को आगे बढ़ा सकते हैं, ये एक्सटीरियर मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है? मैंने इसको आगे बढ़ा दिया प्यारे भाई। तो बच्चों बताओ, ये है एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स, इसकी वैल्यू होगी बच्चा पार्टी, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये है बाकी एंगल बचे बी और सी, इनका सम होगा एंगल बी प्लस सी, ठीक है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। मैं साइड ए भी को आगे बढ़ा देता हूं मेरे दोस्तों, मैंने आगे बढ़ा दिया। क्या है? ये बाह्य कोण एट वर्टेक्स, बाह्य कोण एट वर्टेक्स भी है मेरे दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होगी? भाई वर्टेक्स बी बाह्य कोण, बाकी दो एंगल बचे ए और सी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है भाई? ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई। अगर मैं इस त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का सम निकालूं, अगर मैं त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का सम निकालूं, अगर मैं ट्रायंगल के तीनों बाह्य कोणों का सम निकालूं, तो आप मुझे बताओ कि तीनों बाह्य कोणों का सम कितना बनेगा? तो आपका जवाब होगा सर a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a। जब मैं तीनों को जोड़ूंगा a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a, तो क्या ट्वाइस नहीं हो जाएगा? तो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, इसमें ट्वाइस हो जाएगा नहीं? अभी a दो बार है, b दो बार है, तीनों को जोड़ूंगा तीनों को, और आप जानते हैं बच्चा पार्टी a प्लस b प्लस c क्या है? 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री का दोनों 360 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, तीनों एक्सटीरियर एंगल का योग जो होगा वो 360 डिग्री होता है फिक्स। फिर आपको कारण समझ में आया ना? इससे आगे की बात मैं आपको समझाता हूं। बच्चे ये केवल त्रिभुज के लिए नहीं है, चाहे मैं आपके सामने चतुर्भुज क्यों ना बना दूं, क्वाड्रेंट क्यों ना बना दूं, चतुर्भुज मैं आपके सामने चतुर्भुज क्यों ना बना दूं, चतुर्भुज चतुर्भुज से चार भुजाएं हैं, तो चतुर्भुज के चार बाह्य कोण है, एक ये हो गया मेरे बाह्य कोण, ये हो गया, एक बाह्य कोण, ये हो गया, एक बाह्य कोण आपका मेरे दोस्त, ये हो गया, चार बाह्य कोण है। तो चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का सम 360 डिग्री आएगा, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे पॉलीगन हो, चाहे पेंटागन हो, दुनिया की कैसी भी पॉलीगन हो, चाहे 3 भुजा वाली, चाहे 4 भुजा वाली, चाहे 5 भुजा वाली, चाहे 100 भुजा वाली, हर फिगर के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री फिक्स होता है, हमेशा 360 डिग्री फिक्स होता है, ठीक है? आंतरिक कोणों का सम अलग अलग होगा, लेकिन बाह्य कोणों का सम हमेशा 360 डिग्री फिक्स होता है। ठीक, कैसे का एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा कि हर चीज के पीछे कैसे कैसे चला करो, एक उम्र थी जब आपको कैसे कैसे सुनना था, तुम पूरी समझते हो। कंपटीशन की तैयारी में, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में बहुत फर्क है। भाई मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ रहा, मैं तो 9वीं क्लास की टीचर पढ़ा रहा हूं, हाईवे मास्टर कोई 9वीं क्लास की तैयारी कर रहा हूं केवल। जब 9वीं क्लास में आपको चीज बताई जा रही थी, अब तो आपने किसी ने पूछा क्यों है कैसा है, तब तो सबने बोला लिखा पास हो गए नंबर आ गए, कैसे पूछा? आज कंपटीशन है, आज केवल फाइनल आंसर लाने से मतलब है, आज क्यों नहीं पूछना, आज पूछना कैसे कैसे जल्दी करें बस, और आज सब कुछ जानना है। प्रूफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है, फाइनल रिजल्ट के चक्कर में पढ़ना है। कंपटीशन पढ़ने में, बोर्ड पढ़ने में बहुत ज्यादा फर्क है। एक उम्र थी, आप वो बीत गई, आपकी बुढ़े हो चुके हो, आप इस बात क्यों पूछ रहे थे? आज कभी आपको थोड़ा एप्लीकेशन रट्टा मारा, उसके सवाल का बात करना है, इट डजंट मैटर कहां से आप, अगर आप इस सबके चक्कर में पढ़ते तो 1 साल लगेगा, 1 साल। आप ये पूरी ज्योमेट्री कितने महीने पढ़ते थे, 1 साल पढ़ते थे, आज ये पूरी ज्योमेट्री 40 क्लास पढ़नी है, हमारे पास 1 साल का समय नहीं है, जल्दी जल्दी करना है। पढ़ने का तरीका चेंज करो, फटाफट पढ़ाओ, ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? हां जी, समय कहां से बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए मेरे प्यारे ट्रायंगल्स को, इससे पहले मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा, एक बात समझा देना चाहता हूं। जैसे भाई मैंने आपके सामने दोस्तों ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल बनाया। चार चीज आपको समझनी है मेरे प्यारे, चार चीज। सबसे पहला है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर हिंदी में हम कहते हैं इसको कोण संधि भाजक, एंगल बाइसेक्टर, कोण संधि भाजक, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तीन कोण के बाइसेक्टर खींचेंगे तो तीन एंगल बाइसेक्टर होते हैं। एंगल बाइसेक्टर होता है बच्चों एक ऐसी लाइन खींचना जो त्रिभुज के आंतरिक कोण के दो बराबर टुकड़े कर दे, ऐसी लाइन खींचो जो त्रिभुज के, मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है, एक ऐसी लाइन जो एंगल ए के दो बराबर टुकड़े कर दे, आधा आधा कर दे, थीटा थीटा, उसे हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं तो त्रिभुज के तीन एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तीन लंब तीन कोण संधि भाजक होते हैं। बात समझ में आई? ये होता है एंगल बाइसेक्टर। अपनी मर्जी से मन में मत बिठा लीजिएगा कि बीडी डीसी बराबर होंगे, नहीं, बीडी डीसी बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है? तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब त्रिभुज के अंदर एक ऐसी लाइन खींचना तो त्रिभुज के कोण के दो बराबर हिस्से कर दे, आधा आधा कर दे, उसे एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना? दूसरा, फिर से आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया ए बी सी। पॉइंट नंबर 2 मेरे दोस्तों है मीडियन, मीडियन हिंदी में हम इसे कहते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होता है बच्चों? माध्यिका क्या होता है? तो माध्यिका का मतलब एक ऐसी लाइन, ये भी ट्रायंगल का वर्टेक्स है, त्रिभुज का वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड क्या है बीसी, ये बीसी का मध्य बिंदु है मेरे दोस्तों, ये बीसी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब बीडी जो है बीसी के बराबर है। अगर आप मेरे दोस्तों किसी भुजा के किसी साइड के मध्य बिंदु, किसी भुजा के मध्य बिंदु को अपोजिट शीर्ष से मिलाएंगे तो ये वाली जो लाइन कहलाएगी ईडी, ये जो लाइन बनेगी ईडी, इसी को हम कहते हैं माध्यिका। त्रिभुज के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन माध्यिका कहलाती है। एंगल बाइसेक्टर अलग चीज है, माध्यिका अलग चीज है, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, एक मत समझना। ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसको माध्यिका मीडियन कहते हैं, ठीक है? क्लियर है? एंगल बाइसेक्टर इज डिफरेंट, मीडियन इज डिफरेंट। नहीं अभिषेक, तो त्रिभुज के तीन ही एंगल बाइसेक्टर होते हैं, त्रिभुज के तीन ही मीडियन होती है। तो मीडियन का क्या मतलब है? मीडियन का मतलब ये होता है माध्यिका कि ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड से विपरीत भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन होती है उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है, ठीक है ना? ये एंगल ए के बराबर बराबर टुकड़े नहीं करेगी, ये साइड बीसी के दो बराबर टुकड़े करेगी। ये एंगल बाइसेक्टर अलग चीज है, एंगल ए के दो बराबर टुकड़े करेगा, ठीक है? अब बोलो तो माध्यिका भी जैसे ये तो मैंने वर्टेक्स ए से खींची है, वर्टेक्स बी से भी आप माध्यिका खींच सकते हो, वर्टेक्स सी से माध्यिका खींच सकते हो, तीनों माध्यिका वर्टेक्स से तीन माध्यिका होंगी। डिफरेंट कैसे पता चलेगा? मतलब क्या पता चलेगा भाई? बता तो दिया यार, एंगल बाइसेक्टर का मतलब है एक ऐसी लाइन, सुनते क्यों नहीं हो यार? एंगल बाइसेक्टर कोण संधि भाजक का मतलब एक ऐसी लाइन जो त्रिभुज के किसी भी कोण के दो बराबर टुकड़े कर दे, कोण के बराबर टुकड़े। मीडियन माध्यिका का मतलब एक ऐसी लाइन त्रिभुज के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, अपोजिट साइड के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन मीडियन होती है। इतना मोटा फर्क समझ नहीं आता क्या? हद होती है। मैं यहाँ पे आपको एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, आप एंगल बी से एंगल बाइसेक्टर खींच सकते हैं, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल सी से एंगल बाइसेक्टर खींच सकते हैं। हद होती है भाई, बूढ़े हो गए आज तक ये बात नहीं पता चली, कैसे तुम फिजिक्स में पास हो गए यार? कैसे तुम बड़े पास हो गए आज तक, तुमको माध्यिका नहीं पता? पॉइंट नंबर 3, हाइट, हाइट या फिर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर, तीनों बातों का एक ही मतलब है, या फिर लंब या फिर ऊंचाई। मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एबीसी। हाइट का क्या मतलब होता है? हाइट का मतलब होता है बेसिकली कि आपका ये जो ट्रायंगल है किन दो पैरेलल लाइंस के बीच बना है, ये जो आपका त्रिभुज किन दो समांतर रेखाओं के बीच बना है, उनके बीच की जो दूरी होती है वो ट्रायंगल की हाइट या एल्टीट्यूड होती है। भाई वर्टेक्स ए, हाइट का मतलब ये है वर्टेक्स ए मेरे प्यारे, वर्टेक्स ए से साइड बीसी पर लंब डालें, लंब मतलब एक ऐसी लाइन खींचो जो साइड बीसी को 90 डिग्री के एंगल पे जाके मिले मेरे प्यारे, 90 डिग्री के एंगल पे जाके मिले, इसको हम बोलते हैं एडी। एडी इज हाइट ऑन बीसी, ये एडी जो है साइड बीसी के ऊपर हाइट है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल की हाइट। तो त्रिभुज की तीन साइड होती हैं, तीनों भुजाओं पर तीन अलग अलग हाइट होती है, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं की अलग अलग माध्यिका होती है, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों के अलग अलग एंगल बाइसेक्टर होते हैं। एल्टीट्यूड हाइट परपेंडिकुलर एक ही मतलब है, मतलब एक ऐसी लाइन, एल्टीट्यूड की हाइट का क्या मतलब है कि त्रिभुज के किसी वर्टेक्स से आप अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो लाइन होगी एडी, ट्रायंगल की हाइट होगी। हाइट की साइड पर, इस साइड बीसी पर है, समझ में आया? मैथमेटिक्स में और डीप जाने का इसका मतलब ये है कि जैसे ट्रायंगल है मेरे प्यारे, ट्रायंगल है।
अगर मैं इस वर्टेक्स से पैरेलल लाइन खींचूं तो ये जो ट्रायंगल है इन दो पैरेलल लाइन के बीच बना है, ये जो त्रिभुज है इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच बना है, तो इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है ये ट्रायंगल की हाइट कहलाती है। इन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है ये ट्रायंगल की हाइट कहलाती है। ये हमारा जो त्रिभुज है इन दो समांतर रेखाओं के बीच बना है, उन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का एंगल। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? तो त्रिभुज की तीन साइड के ऊपर तीन अलग-अलग हाइट होंगी। जैसे भाई आपकी साइड AC है, ये वर्टेक्स B, तो वर्टेक्स B से साइड AC पर आप एक ऐसी लाइन खींचिए इसको 90 डिग्री पर जाके मिले, 90 डिग्री के एंगल पर जाके मिले BE। तो BE जो है ये ट्रायंगल की हाइट होगी किस साइड AC पर, तो BE इज हाइट ऑन AC। साइड AC के ऊपर क्या हाइट है, साइड AC के ऊपर आपकी जो हाइट है वो BE है। क्लियर है? एल्टीट्यूड का मतलब समझ में, ऊंचाई का मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं जिसको डाउट हो इसमें, हद होती है यार, इतने बूढ़े हो गए आज तक तुमको त्रिभुज की ऊंचाई नहीं पता कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है। थोड़ी बहुत शर्म है आपको अपने ऊपर, थोड़ी बहुत शर्म है आपको आती है, थोड़ी बहुत शर्म। हाइट का क्या मतलब है समझ में आया? हाइट का मतलब है कि सामने वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालना है। एक ऐसी लाइन खींचनी है जो सीधे अपोजिट साइड पर 90 डिग्री के एंगल पर जाके मिले, जैसे कि एडी BC के ऊपर हाइट है, देखो ये एग्जांपल, अब ये साइड AC के सामने कौन सा वर्टेक्स है B, वर्टेक्स B से साइड AC पर एक ऐसी लाइन खींचो जो 90 डिग्री के एंगल पर जाके मिले, ये जो लाइन BE है AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हाइट एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर एक ही बात है, ठीक है दोस्त। आप बोलोगे जी सर एक और चीज आपको समझना चाहता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट नंबर 4, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। अब नाम से क्लियर है सब कुछ, नाम बाइसेक्टर, इंग्लिश में बाइसेक्ट का मतलब होता है बाई का मतलब दो, सेक्ट का मतलब आधा करना। हिंदी में देखिए लंब का मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री, समद्विभाजक का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजक का मतलब पूरे करना। यानी कि मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाऊं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि जैसे मेरे दोस्तों ये लाइन है, ये ट्रायंगल ABC, तो एक ऐसी लाइन आपको खींचनी है प्यारे बच्चे, ऐसी लाइन खींचनी है जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे। जैसे साइड BC है, साइड BC का मैंने मध्य बिंदु मान लिया, साइड BC का मेरे कौन है दोस्तों, साइड BC का मध्य बिंदु है, तो साइड BC के ऊपर एक ऐसी लाइन खींचनी है जो समद्विभाजक, दो समान टुकड़े भी करे और परपेंडिकुलर भी हो, 90 डिग्री एंगल की भी हो। यानी कि मेरे दोस्तों ये लाइन ऐसी है जो साइड BC के ऊपर लंब भी है और साइड BC के दो बराबर टुकड़े कर रही है, BD और DC बराबर, तो इसी लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। आप बोलोगे जी सर लंब समद्विभाजक, तो त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाओं के तीन अलग-अलग लंब समद्विभाजक होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। आप बोलोगे जी सर ये मन में मत बिठा लेना कि इसको यहां पे आगे बढ़ाओगे तो इसमें जाएगा ना, इसको आगे बढ़ाओगे तो कहीं ये सीधा चला जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये बताना पड़ता है, अपनी मर्जी से कुछ भी ख्याली गुलाब मत पकाना, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है बस। अजी कैसे डेफिनेशन लिख दिया, जितने बड़े दिन नहीं आए, जिसको पता है सरकारी नौकरी जैसे हजार की उसको डेफिनेशन लिखूं कि हाइट क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, इतने बड़े दिन नहीं आए। अगर आप इतने बड़े दिन आ गए तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी मत ही करो दोस्त, क्योंकि आपका कुछ नहीं हो सकता। जितनी दिनों में आप पढ़ते दूसरे बच्चे के बराबर आओगे, दूसरे बच्चे आगे निकल जाएंगे, आप हमेशा पीछे रहोगे। तो आपको चारों चीजों में फर्क समझ में आया? प्लीज प्लीज फर्क समझो, फर्क जो मैं कह रहा हूं केवल उस बात को समझिएगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब कौन समद्विभाजक, एक ऐसी लाइन जो त्रिभुज के किसी भी कोण के दो बराबर टुकड़े कर दे उसे कौन समद्विभाजक कहते हैं, बात खत्म। इसके अलावा आपको ना कुछ सोचना है ना कुछ कहना है। मध्यिका, ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं मीडियन मध्यिका। एल्टीट्यूड हाइट परपेंडिकुलर, अपोजिट त्रिभुज में किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर आप डालेंगे तो वो होती है ट्रायंगल की हाइट, ठीक है ना। अच्छे से बात जल्दी चित्र से आपको समझना है, ठीक है, चित्र से ज्यादा समझिए, आप छोटे बच्चे को ना परिभाषा परिभाषा को ना पेपर बनानी है, ठीक है। चित्र से डायग्राम आप समझिएगा, ये ट्रायंगल ABC है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन जो त्रिभुज की भुजा पे लंबी हो, 90 डिग्री के कोण बनाए और इसके दो बराबर टुकड़े करे, जैसे यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, देखो बराबर बराबर बिना DC के बराबर लिख देता हूं मैं, ठीक है। लाइन परपेंडिकुलर, इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। बात समझ में आ गई दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे सीवियन, सीवियन देखो सीवियन को बच्चों हिंदी में सीवियन ही कहते हैं, सीवियन को बच्चों हिंदी में सीवियन ही कहते हैं। अब सीवियन का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी अभी समझाते हैं। किसी बच्चे को पता है सीवियन क्या होता है, सीवियन, सीवियन क्या होता है, सीवियन व्हाट इज सीवियन? सीवियन का मतलब होता है ट्रायंगल में एनी वर्टेक्स से त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को मिला दो वो सब सीवियन कहलाती है। त्रिभुज में ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से किसी भी शीर्ष से उसके अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को मिला दो वो सब सीवियन कहलाती है। ये क्या है, ट्रायंगल के सीवियन है, ये क्या है, ये भी सीवियन है। वर्टेक्स से अपोजिट साइड के विपरीत भुजा के किसी भी बिंदु को मिला दो उठा के वो सब सीवियन कहलाती है, सब आपकी सीवियन है बच्चों, क्लियर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को एकदम अच्छी तरीके से समझ गया। ऑल दीस आर कॉल्ड सीवियन, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को मिला देंगे ये सभी लाइन सीवियन कहलाती हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। मतलब एंगल बाइसेक्टर भी अपोजिट वर्टेक्स से मिलाया गया है साइड को मेरे दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर भी एक टाइप की सीवियन है, मध्यिका भी मीडियन भी एक टाइप की सीवियन है, एल्टीट्यूड ट्रायंगल की हाइट भी एक टाइप की सीवियन है। ये सीवियन नहीं होता, दिस इज नॉट सीवियन, क्योंकि यहां पे वर्टेक्स से नहीं मिलाया गया है अपोजिट साइड को, ये वर्टेक्स से नहीं मिलाया, ये वाला सीवियन नहीं है। इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर भी एक टाइप की सीवियन होता है, मीडियन भी सीवियन होता है और आपका एल्टीट्यूड हाइट भी एक टाइप की सीवियन होता है। सीवियन की परिभाषा क्या है, हिंदी में इसको सीवियन कहते हैं, सीवियन का हिंदी सीवियन बस। अपोजिट ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट भुजा के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली लाइन जो है सभी सीवियन कहलाती है, ठीक है जी। एंगल बाइसेक्टर भी एक टाइप का सीवियन है, मीडियन भी एक टाइप का सीवियन है, एल्टीट्यूड हाइट भी एक टाइप का सीवियन है, ठीक है ना, सब सीवियन है। AB सीवियन भैया, AB तो त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये कहां से सीवियन होगा, AB BC CA तो ट्रायंगल की साइड है, भुजाएं हैं। सीवियन का मतलब है ट्रायंगल में त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सीवियन कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ वर्टेक्स A से खींचा, वर्टेक्स B से खींच सकते थे, C से खींच सकते थे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं प्यारे सभी लोग, आगे चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे दोस्तों, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों के प्रकार, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, देखो क्या बच्चों, ट्रायंगल को दो टाइप से बांटा गया है, एक तो भुजाओं के आधार पर बाई साइड्स और एक बांटा गया है एंगल्स के आधार पर, कोणों के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल को कितने तरीकों से बांटा गया है। सबसे पहला ट्रायंगल होता है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। सबसे पहला ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। सही, जैसे नाम से क्लियर है, इक्वी का मतलब इक्वल का मतलब बराबर, ठीक है। ट्रायंगल मतलब सारी भुजाएं बराबर, समबाहु मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों, हम उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों ही साइड्स बराबर होती हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक। भाई अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो जाहिर सी बात है तीनों कोण भी बराबर होनी चाहिए, तभी तीनों भुजाएं बराबर रह सकती हैं, तीनों कोण भी बराबर होने चाहिए, तीनों कोण ही आड़े टेढ़े हो गए तो भुजाएं कैसे बराबर रह पाएंगी। तो अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों एंगल भी बराबर है, तो तीन एंगल कितने होंगे, टोटल सम 180 होगा, तो तीन एंगल 60 60 डिग्री के होंगे बच्चों, 60 60 60 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन एंगल 60 60 डिग्री के होते हैं, नहीं होता राशिक, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम। त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन एंगल 60 60 डिग्री के होते हैं। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल में खास बात है बच्चों, क्या खास बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जैसे मैंने आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बनाया, समबाहु त्रिभुज का मतलब सारी भुजाएं समान। आप देख पा रहे हैं कि ये कहीं से भी आड़ा टेढ़ा नहीं, जैसे ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल कैसा बच्चों, आड़ा टेढ़ा इधर उधर को भाग रहा है, ये ट्रायंगल आड़ा टेढ़ा नहीं है, सिमेट्रिक ट्रायंगल है, जैसे एक 60 है बच्चों, ठीक है ना। तो प्यारे भाई अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा, जैसी बात है 90 डिग्री पे, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी 60 डिग्री एंगल है, ये भी 60 डिग्री एंगल है मेरे दोस्तों, ये तो आपका पूरा 60 है, ये 90 60 तो कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा, ये भी 30 डिग्री बचेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात ये है कि मैंने डाला था एल्टीट्यूड 90 डिग्री, मैंने परपेंडिकुलर खींचा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC समबाहु त्रिभुज मैंने खींचा था एल्टीट्यूड, लेकिन ये AD आपका 30 डिग्री एंगल बाइसेक्टर भी बन गया बच्चों, कौन सा विभाजक भी बन गया। आप देख पा रहे हैं कि जैसा पिक्चर इधर है बिल्कुल वैसा ही इधर है, कोई भेदभाव नहीं है, यानी कि मेरे दोस्तों जो लंबाई BD की है वही लंबाई DC की है, तो ये लाइन आपकी AD मध्यिका भी होगी, मध्यिका का मतलब भुजा के मध्य बिंदु से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाना। ये जो लाइन AD है साइड BC पे परपेंडिकुलर भी है, साइड BC के दो बराबर टुकड़े कर रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में स्पेशल केस है, बताएंगे राशि चिंता मत करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसकी मध्यिका, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसकी हाइट, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चारों एक ही लाइन होती है, इसमें अलग अलग नहीं होती। बात समझ में आई। इक्विलेटरल ट्रायंगल 30 कैसे आया बेटा, अगर 90 है ये 60 है तो 30 बचेगा, तो तीनों कोण का योग 180 होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल स्पेशल क्यों है, क्योंकि हमने डाला था एल्टीट्यूड, लेकिन ये कौन सा विभाजक भी बन गया, ये मध्यिका भी बन गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों चीजें एक ही जगह होती है, यही कौन सा विभाजक है, यही आपका मध्यिका है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही एंगल बाइसेक्टर है, सब कुछ यही है, तो इसमें कुछ भी ऊपर खाबर जैसा नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे जिससे बात समझ में आ गई।
नॉर्मल चित्रकार का बालक भी चीज को समझ सकता है। अभी ना बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा कि ना सवाल में इस्तेमाल होगा। ज्योमेट्री ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में चलती है, ज्योमेट्री कोई भी तुरंत कहीं लग जाती है। तो मैं आपको बहुत छोटी-छोटी बातें बता रहा हूं, जो छठी 7वीं के बच्चे पढ़ते हैं। हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को अलग से पढ़ेंगे, अलग से 5 क्लास होंगी। वहां पूरा इसको खोल के सच्ची हरा करके बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको केवल वो बातें बता रहा हूं जो आपको एटलीस्ट कम से कम जाननी चाहिए, चित्रकला वाले बच्चे भी जानते हैं। ठीक है, तो ज्यादा परेशान मत हो प्लीज, जितना बता रहा हूं अभी फिलहाल के लिए उतना ही समझिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हम पढ़ेंगे 9वीं शीट में। मैं अभी से ही क्यों बता रहा हूं, अभी से बता रहा हूं कि ज्योमेट्री में हर जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल का इस्तेमाल होगा। तो आपको कम से कम ये छोटी-छोटी बातें पता होनी चाहिए कि 3 एंगल बराबर हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों चीजें एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, हाइट सब एक ही जगह होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तो सभी को इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ में आया? आप बोलोगे जी अगला आइसोसेलेस ट्रायंगल। एग्जाम में चित्र बनाना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस, आप केवल मोटी की तरह पढ़ते हो, कुछ मत बोलो ना, जैसे डेड बॉडी होती है। 3-4 महीने अपने आप को बन जाओगे, कुछ नहीं आएगा समझ में। आइसोसेलेस ट्रायंगल सम द्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों। इसकी ये दो साइड बराबर है, ये साइड ए है, ये साइड बी है। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चों, ठीक है ना। मेरे प्यारे आइसोसेलेस ट्रायंगल भी स्पेशल है। नेक्स्ट आपके सामने बनाता हूं, ध्यान से समझिएगा बच्चे। ये बनाया था सबसे पहले मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब मैं आपके सामने बनाता हूं आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्टूडेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल भी स्पेशल है, स्पेशल क्यों है अभी समझिएगा। ये त्रिभुज एबीसी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर हो, जैसे यहां पर आपको दिखाया है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है बच्चों, ठीक है ना। मेरे प्यारे भाई, यहाँ ये वो वर्टेक्स है दोस्तों, ये वो वर्टेक्स है जहां दोनों इक्वल साइड मिलती है। बी और सी को लिखना है, बी और सी पे इक्वल साइड मिलती है, इक्वल साइड कहां पे मिलती है, पॉइंट ए पर मिलती है। पॉइंट ए से अगर मैं साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये होगा मेरे प्यारे एडी। तो आपको नहीं लग रहा, बिल्कुल चित्रकला वाले नजरिए से देखो, नजरिए से चित्रकला की नजरिए से बात देखेंगे कि जैसा लाइन एडी के इधर है वैसा ही उधर है, कोई भेदभाव नहीं है। सिमेट्रिसिटी से जैसा इधर है वैसा ही उधर है, कोई भेदभाव नहीं। ये बिल्कुल आई से आधा हिस्सा हो चुका है। आप बोलोगे हां सर बारीक बिल्कुल एकदम आधा पूरा बच चुका है। तो भाई अगर ये लाइन एडी है, लाइन एडी के सामने ये कोण थीटा है, ये कोण भी थीटा ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि कोई भेदभाव है नहीं, जैसा पिक्चर है वैसा इधर है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर अगर ये 90 है, ये थीटा है, ये कितना बचेगा? आपको वैसे 90 माइनस थीटा बचेगा। ये 90 है थीटा, कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा बचेगा। यानी कि मैंने खींचा था लाइन एडी को एल्टीट्यूड, और लाइन एडी जो है वो आपके एंगल ए के बराबर पूरी कर रही है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 थीटा, 90 माइनस थीटा, सब 180 होना चाहिए। तो ये लाइन एडी आपका एंगल बाइसेक्टर भी बन गई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये तो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा पिक्चर इधर है वैसा इधर है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। जो बीडी है वही आपका डीसी है, यानी कि ये लाइन एडी आपकी माध्यिका भी बन गई दोस्तों, माध्यिका भी बन गई। बोलो बात समझे कि नहीं? माध्यिका क्या होता है? किसी भुजा के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिला दो, साइड बीसी का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिला दो, माध्यिका कहलाता है। ये जो लाइन एडी है साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और साइड बीसी के तो बराबर कोण कर रहा है। यही लाइन आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन गई। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों काम ये अकेले एक ही लाइन कर रही है। यही आपका एंगल बाइसेक्टर है, यही माध्यिका है, यही आपका हाइट है, यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है ना। आप बोलोगे हां जी सर। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका मतलब तो ये दोनों सेम हो गया। सेम नहीं है बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चीज वैलिड है तीनों वर्टेक्स पे। तीनों वर्टेक्स पे आप खींचोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो तीनों चीजें हाइट है, तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये चीज वैलिड है केवल और केवल इस वर्टेक्स ए के लिए, केवल और केवल इस वर्टेक्स ए के लिए। अगर वर्टेक्स बी से खींचोगे तो ये कहानी अप्लाई नहीं होगी। ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड बराबर है, यहां से आप एल्टीट्यूड खींचने लगो, ये वाली लाइन थोड़ी एंगल बाइसेक्टर बनेगी, लाइन माध्यिका बराबर थोड़ा हो रही है यहां पर। ठीक है, ये अलग-अलग है। यहां पे मेरे दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या फर्क है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों शीर्षों से खींच दो एल्टीट्यूड, सारी लाइन माध्यिका होंगी, सारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगी, सारी एंगल बाइसेक्टर होंगी। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में जहां ट्रायंगल की दोनों इक्वल साइड मिलती है, बराबर भुजाएं यहां पर मिलती है, यहां से परपेंडिकुलर डालने पर केवल और केवल यही वाली लाइन चारों प्रॉपर्टी को दिखाएंगी, बी और सी से खींचने पर नहीं दिखाएंगी। फर्क है। सभी को बात समझ में आ गई? वसीम कह रहे हैं इस मंथ के लास्ट तक ज्योमेट्री एंड हो जाएगी। वसीम इस मंथ के लास्ट तक ज्योमेट्री का 5 से 10% खत्म होगा बस। कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम? सभी को फर्क समझ में आया? क्या आपको इक्विलेटरल और आइसोसेलेस फर्क समझ में आया? बिल्कुल फर्क समझ में आया होगा। हम इनको ना बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। अभी मैं आपको वो बातें बता रहा हूं, हर जगह इस्तेमाल होंगी, जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। मतलब आपके बचपन के पापों को धो रहा हूं अभी, पापों को ज्योमेट्री शुरू नहीं है अभी, बचपन के जो ग्राफ खराब है उनको धो रहा हूं बस। ठीक, आगे चलें। ज्योमेट्री अगले साल खत्म होगी भाई, ये मान के चलो। तो सभी को आइसोसेलेस ट्रायंगल समझ में आ गया ना। अब है स्केलर ट्रायंगल, हिंदी में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, विषमबाहु, संधिबाहु त्रिभुज। तीसरा स्केलर ट्रायंगल, विषम विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजाएं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो बच्चों, उसको हम कहते हैं स्केलर ट्रायंगल। इसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, स्केलर ट्रायंगल का मतलब यहां पे ही समझ लीजिएगा, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, मौज आएगी। स्केलर ट्रायंगल का मतलब क्या है भाई? आड़ा टेढ़ा ट्रायंगल, आड़ा टेढ़ा ट्रायंगल, जैसे कि प्यारे बच्चे ये ट्रायंगल है, दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हां सर ये है स्केलर ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड्स की जो लंबाई है वो अलग अलग है, साइड एबी बीसी कोई साइड इक्वल नहीं है। तो इसमें ऐसा कोई केस नहीं है, मौज लेगा। इसकी हाइट आप खींचेंगे, इसकी हाइट एडी अलग है, इसकी माध्यिका खींचेंगे मेरे दोस्तों, ये इसकी माध्यिका है, माध्यिका माध्यिका बीई बराबर ईसी। ठीक है, ये आपकी जो माध्यिका है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मीडियन है, मीडियन। ये आपका मेरे प्यारे यहां से एंगल ए से ऐसी लाइन खींचो जो एंगल ए के बराबर बराबर पूरे कर दे, मतलब ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, हाफ पूरे कर दे, तो ये है एंगल बाइसेक्टर। अब समझ पा रहे हैं इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इसकी हाइट अलग, एंगल बाइसेक्टर अलग, मीडियन अलग, तीनों चीजें अलग अलग होंगी। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या आपको तीनों फर्क समझ में आ गया? मार्वेस क्या डाउट है आपका? मार्वेस स्केलर ट्रायंगल की तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे, अमन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे दोस्तों हम बात कर रहे थे ट्रायंगल के डिस्ट्रीब्यूशन पे। त्रिभुज को दो टाइप से बांटा, साइड के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे। मेरे दोस्तों आगे साइड्स, ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, त्रिभुज को एंगल के आधार पर कितने तरीकों से बांटा गया, कोणों के आधार पर समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट मैं बताऊंगा। एंगल के आधार पर एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उनको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे 31 डिग्री है मेरे दोस्त, ये आपका 60, ये जो है आपका 78 डिग्री है, ये आपका सॉरी ये आपका 41 डिग्री है, ये आपका 68 डिग्री है, और ये कितना आ जाएगा? 8 9 6 4 10, 180 में से जब आप 109 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 71 डिग्री। भाई एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों ही एंगल क्या है? 190 डिग्री से कम, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल एक्जैक्ट 90 डिग्री का हो, एक एंगल एक्जैक्ट 90 डिग्री का हो, जैसे कि यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल है, इसका ये एंगल एक्जैक्ट 90 डिग्री का, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री बनाने वाली साइड को हम लोग कहते हैं लेग्स। 90 डिग्री बनाने वाली कौन सी साइड है? एबी और बीसी। तो दोस्तों एबी और बीसी को हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स, यानी कि टांगे। टांगे आप बोलोगे जी सर 90 डिग्री के सामने हम कहते हैं कर्ण, हिंदी में हाइपोटेनस, सॉरी इंग्लिश में हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण। 90 डिग्री के सामने की साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस। लेग्स जब मैं बोलूं तो तुरंत समझ जाइएगा, मैं बात कर रहा हूं 90 डिग्री बनाने वाली साइड की। भाई अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बताओ ये एंगल कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर ये 90 है तो बाकी सम भी 90 होगा। भाई ये थीटा है तो ये कितना आएगा? 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये बच्चा कह रहा है अर्थमेटिक पहले शुरू होनी चाहिए थी, अर्थमेटिक शुरू करता पहले तो गारंटी से आप कहते हैं नंबर सिस्टम पहले होना चाहिए था। नंबर सिस्टम शुरू करता आप कहते हैं नंबर सिस्टम सॉल्व करना है, परसेंटेज शुरू होना चाहिए था। और अर्थमेटिक परसेंटेज शुरू होता है, ऐसे एक सवाल है ज्योमेट्री से ज्यादा, ज्योमेट्री शुरू होना चाहिए था। कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकते आप। ठीक है, जैसे अच्छा होता है ना, अच्छा तेजी से बंदूक फटता है, वैसी हालत है। ये एंगल थीटा है, कितना होगा? 90 माइनस थीटा। समझ में आया? 90 बाकी दोनों एंगल का सम भी 90 हुए, थीटा, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है भाई? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, एक एंगल ऑब्टूस हो, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। देखो ये एंगल जो ऑब्टूस एंगल अधिक कोण त्रिभुज है, जैसे वो एंगल 112 डिग्री का, तो कैसा ट्रायंगल बनेगा? ऑब्टूस में किसके एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अच्छा एक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ बताना भूल गया, जब मैं हाइट के बारे में बता रहा था, हाइट तो क्या स्टूडेंट्स ये तो हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल की हाइट तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट अगर आपके सामने ट्रायंगल हो ऑब्टूस, अधिक कोण त्रिभुज हो, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालते हैं?
जैसे ये ट्रायंगल, ये तो ऑब्टूस है ना, कौन है, इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, ए बी सी, इसकी हाइट, तो हाइट का मतलब होता है वर्टेक्स ए से साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डालना है, साइड बीसी पे तो परपेंडिकुलर डालेंगे बच्चों, अब साइड को आगे बढ़ाओ मेरे दोस्तों, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाएंगे, अब मेरे ट्रायंगल यहां से आप परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पे बीसी पे यहां बढ़ेगी, तो ये जो होगा ना मेरे दोस्तों, ये है साइड बीसी के ऊपर हाइट। बात समझ में आई, ऑब्टूस ट्रायंगल में हाइट कैसे निकालेंगे, आप इसको यहां आगे बढ़ाइए, अब यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो एडी है इस साइड बीसी के ऊपर ट्रायंगल की हाइट बनेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट्स को, आप बोलोगे हां जी समझ में आ गई, चलिए ठीक, तो ये सारे कांसेप्ट थे लाइन एंगल्स में, अब हम इनके बेस सवाल करेंगे दोस्तों, ये करेंगे, तो सवाल नंबर 7 करो दोस्तों। बच्चा कह रहा है सर आप फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते यूट्यूब पे, मैं बताता हूँ क्यों नहीं पढ़ाते, फ्री में यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहे, आप देखो डेली 3 घंटे की क्लास होती है, 3 घंटे की, तो ये ना कदर नहीं बच्चों, अब जैसे मैंने आज गाड़ी स्पीड में गाड़ी चलानी आती है, 4 व्हीलर क्यों, क्योंकि कदर नहीं है, मेरा भाई ले जाता है, मेरा भाई ले जाता है, ड्राइवर ले जाता है, सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये क्यों नहीं पाया, क्योंकि मैंने कभी कोशिश नहीं करी, अगर मैं किसी बंदे को किसी कंपनी को 2000 रुपए जाके दे दूं कि भाई 2000 रुपए ले मुझे ड्राइविंग सिखा, मैं सीखा एक तरीके से, और मैं ऐसा काम करूं तो अगले 15 दिन में ड्राइविंग सीख जाऊंगा, सेम स्टूडेंट के साथ है, जब तक वो केवल यूट्यूब पे पढ़ा है तो जबरदस्ती इधर भटकता रहता है, भटकता रहता है, कुछ नहीं करता, अभी सीरियस नहीं होता, लेकिन वो थोड़ी बहुत 50 रुपए की फीस अगर दे दे, वो अगर वहां पे फीस दे दी तो सीरियस हो जाएगा, 50 रुपए की वसूल है, आपको एप्लीकेशन पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन में 1.5 घंटे की क्लास होती है, 90 मिनट, आपको पता है 90 मिनट की क्लास में एवरेज वॉच टाइम जो है वो 50 मिनट है केवल, अगर 90 मिनट की क्लास होती है तो जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हो एवरेज 50 मिनट देखते हैं, आगे बच्चे देखते नहीं, उन्हें दोस्त खत्म, लेकिन वही यूट्यूब पे अगर 90 मिनट की क्लास होगी यूट्यूब पे उसका एवरेज वॉच टाइम किसी भी टीचर को उठा लीजिए 90 मिनट की क्लास होगी तो एवरेज वॉच टाइम 7 से 8 मिनट आएगा, केवल 7 से 8 मिनट एवरेज वॉच टाइम है, क्यों नहीं, क्योंकि ये बच्चा सीरियस नहीं है, एक वीडियो 3 वीडियो हटाई दूसरी शुरू कर दी, तीसरी शुरू कर दी, सीरियस है ही नहीं, इसलिए कह रहा हूं, और किसी भी टीचर का आप देख लीजिए गलत आपका होता है, जब ऑनलाइन में फीस वसूल होती है, भाई मैं फीस का 8 लाख है, जैसे ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन में मुझे लगा मैं फीस का 11000 रुपए का, ऑफलाइन आपको 11000 रुपए का, वो भी बहुत ही एवरेज टीचर का, वही हम बहुत ही मिनिमम फीस में आपको 1500 रुपए मैं ले रहा हूं, चलो मान रहा हूं, लेकिन 1500 में आपको 15000 रुपए का पढ़ाऊंगा, ये नहीं सोचिए आपको, दी आकृति में त्रिभुज एबीसी में यदि थीटा 80 डिग्री है, थीटा 80 डिग्री है, तो आपसे पूछा अन्य दो में से प्रत्येक की माप क्या होगी, एक ऐसा ट्रायंगल भाई 80 डिग्री दिया थीटा, ये 3 है 3 है, लेकिन बाकी दोनों साइड बराबर है बच्चों, दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब बाकी दोनों एंगल इक्वल होंगे, कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल आइसोसेलेस भाई अगर 80 है तो बाकी दोनों एंगल का सम बचा 100, टोटल 180 होना चाहिए ना, 80 तो बाकी बचा 100, दोनों बराबर बराबर होंगे, आधे आधे, तो 100 का आधा कितना होता है 50, तो हर एक एंगल इसमें से 50 50 डिग्री का होगा, 50 डिग्री का, ईच एंगल की वैल्यू 50 डिग्री आएगी, डी ऑप्शन सवाल का आंसर है, बताओ कितना आसान सा सवाल था, आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर 7 था 8 क्वेश्चन का, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन है आज का, बनेगा सीरीज के पेपर का सवाल है, देखिए चित्र में 1 2 3 4 5 6 7 इन सबका सम पूछा है मेरे प्यारे, अब सुनो क्या पूछा आपसे 1 + 2 + 3 + 5 4 ये सब आपके सबका सम पूछा है, अब देखिए मेरे दोस्तों, जैसे यहाँ ये क्या बना हुआ है, क्लास बना हुआ है, ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, क्या हो जाएगा भाई, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू का इन दोनों का सम 1 + 2 ये होगा, अगर एंगल 3 है 4 है, जहां एक्सटीरियर में लगा दो, अगर एंगल 3 है 4 है, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, एंगल 3 + एंगल 4 आप बोलोगे यहाँ से बिल्कुल सही, भाई अगर 7 है 8 है, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ये सम होगा इन दोनों का 7 + 8, भाई अगर 5 है 6 है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा 5 + 6, आपसे पूछा सम, मैंने आपको बताया कि कैसा भी पॉलीगन होती है, वाला 4 वाला, देखिए क्या क्वाड्रेंट है, एक चतुर्भुज है, दिखाई दे रहा है, और चतुर्भुज के ये 4 एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, चारों बाह्य कोणों का सम क्या आना चाहिए 360, सबको ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कितना आएगा 360 डिग्री सवाल का आंसर आएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, कोई भी स्टूडेंट इस सवाल को कर सकता है, चलिए आज मैं पढ़ेंगे, बाकी हम कल करेंगे, बाय।